नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभ्युदय एकेडमी पर। मैं विकास शर्मा आपके साथ इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस कर रहा हूं। इससे पहले मैंने आपके साथ सारांश वाला टॉपिक डिस्कस कर लिया था। पता नहीं वो लोग क्यों नहीं कराते भैया। मैं तो इकोनॉमिक सर्वे देखते ही वो तो जान है, कहते हैं ना, सत्य है वो तो पूरा इकोनॉमिक सर्वे का। पूरा पहले बाद में पढ़ लेना, पहले उसका सत्य पढ़ लो। वो इंपॉर्टेंट था जो हमने कंप्लीट कर लिया है, उसके 2 क्लासेस है, आप जाके देख लेना। और होली के हैंगआउट से बाहर आ जाओ भैया। और आज जो हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे, देखो ये पहला चैप्टर आज हम करेंगे वृहद आर्थिक परिदृश्य, मतलब राज्य का जो भी एक मैक्रो रूप में, एक वृहद रूप में जो उसका आर्थिक परिदृश्य है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, उसको देखेंगे। अब देखो ये जो पहला चैप्टर है, इसमें कुछ कीवर्ड्स आएंगे या ऐसे टर्मिनोलॉजीज आएंगी जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। केवल और केवल उस डेटा को मैं केवल बोल के आपको रिप्रेजेंट कर दूं, ये बेईमानी हो जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने का ये तरीका भी नहीं है। उसके पीछे के जो बेसिक की कॉन्सेप्ट है, उन की कॉन्सेप्ट्स को भी अपन समझते हुए चलेंगे। साथ ही साथ मित्रों, जो कुछ एनालिसिस थोड़ा यहाँ पर भी हम कर लेंगे, जो मेंस का बैच है उस पर थोड़ा वृहद तौर पर कर लेंगे। लेकिन यहाँ जो एनालिसिस करेंगे वो आपके प्री में आने वाले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए भी आवश्यक तो है ही, साथ ही साथ मेंस में आप लिखेंगे वह भी आपको लाभ देगा, जो बेसिकली आज हम देखने वाले हैं। चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। बड़ा प्यारा और शानदार सेशन होने वाला है। और आप सोच रहे होंगे कुछ विद्यार्थियों ने अभी लाइव क्लास ली होगी। जब लाइव क्लास ले रहे थे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन हुआ, तो वो अपना ओबीएस बंद हो गया तो फिर मुझे अब ये रिकॉर्ड करके आपको क्लास डालनी पड़ रही है, नहीं तो अपन लाइव रूबरू बातचीत भी कर लेते। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना विजेता कोर्स चल ही रहा है, आरएस मेंस की जो भी आप तैयारी करना चाहते हैं। नॉमिनल बेसिकली हम आपसे एक शुल्क ले रहे हैं 9,999 में। इसमें पेपर 4 नहीं है, ठीक है ना। पेपर 4 बेसिकली इसमें बाद में एडिफिकेशन करेंगे। ये अपना ईओआरओ कोर्स चल रहा है। ईओआरओ कोर्स पे वर्तमान में हमने 50% छूट दे रखी है। तो अगर जिनको लगता है कि ईओआरओ को मैंने कहीं और कोर्स लिया और मुझे समझ में नहीं आया है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं मैच हुई पर्टिकुलर किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो आपके लिए सुनहरा मौका है ये कोर्स लेने का। आपको इस कोर्स के बाद ये कोर्स लेंगे इंटीग्रेटेड वाला, उसमें तो उनको ये 50 टेस्ट जो है मिल जाएंगे। इसकी फीस मात्र 299 है। इसमें कोई छूट नहीं है। आप बोलोगे साहब इसमें 50% है क्या? इसमें नहीं है, ठीक है। जो भी विद्यार्थी इसको लेना चाहते हैं वो ये ले सकते हैं। कौन सा वाला? टेस्ट सीरीज वाला भी। और ऑर्गेनाइजर बुक है भैया, ये इंपॉर्टेंट बुक है आरएस के लिए, जो भी तैयारी कर रहे हैं। आरएस में प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, चैप्टर वाइज, विषय वाइज, खंडवार, आपको मालूम होना चाहिए। जैसे इकोनॉमी पढ़ रहे हैं या राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उस टॉपिक से आने वाले राजस्थान के लेवल के प्रश्नों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो ये इंटीग्रेटेड बुक आपके बड़ी काम आएगी। क्लियर है? कुरियर से आपको भिजवा दी जाएगी भैया ये पुस्तक। ये 86190597 पर आप मुझे मैसेज छोड़ देना, आपको ये बुक आपके घर पर ही भिजवा देंगे। जयपुर में तो कई बुक शॉप्स पे अवेलेबल भी है। चलिए अपन तो अपना टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वृहत आर्थिक परिदृश्य। वृहत आर्थिक परिदृश्य, इसमें कुछ ट्रेंड्स देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारे राज्य की वर्तमान में आर्थिक स्थिति कैसी है, जैसा इकोनॉमिक समीक्षा में बताया गया। इकोनॉमिक समीक्षा होती भी यही है कि गत वर्ष में, जैसे अब तो बजट आया अगले वर्ष के लिए, और 2023 से पहले हम समीक्षा की बात करें तो समीक्षा उसी की होती है जो बीत चुका होता है। तो 22-23 में हमने जो कार्य किए इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में, हमारी राजस्थान की इकोनॉमी कहाँ पहुंची, क्या योजनाएं हम लेके आए, उन एस्पेक्ट्स पर ही इकोनॉमिक समीक्षा के अंतर्गत डेटाज होते हैं। हम बजट नहीं पढ़ रहे हैं, हम इकोनॉमिक समीक्षा पढ़ रहे हैं। तो इकोनॉमिक समीक्षा में इस चैप्टर में आपको राज्य के वो सभी प्रमुख घटक, वह सभी प्रमुख परिदृश्य ध्यान में आ जाएंगे कि हमारा राज्य इकोनॉमिक एस्पेक्ट में कहाँ पर स्टैंड करता है भारत में। चलिए स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में छोटी सी आपको एक बात बता दूं। हम जो रियल बेस एग्जांपल लेके चलेंगे या ऐसे छोटे 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 केस स्टडीज लेके चलेंगे, जिससे आपको बड़ा आसान हो जाएगा इसको समझना। उसी केस स्टडी में मेरी फेवरेट एक कहने की सब अपनी एक दुकान है मिठाई की। तो यदि मेरी मिठाई की दुकान है और मेरी मिठाई की दुकान सपोज करो जयपुर में है, ठीक है। मेरी मिठाई की दुकान 200 स्क्वायर फीट में बनी हुई है साहब। इस मिठाई की दुकान में साल भर जो मैंने प्रोडक्शन किया, क्या साल भर मैंने प्रोडक्शन किया, हमारे यहाँ के समोसे कचौरी बहुत फेमस है। तो हमने साल भर जो भी प्रोडक्शन किया, तो हमारा सपोज करो जो टर्नओवर रहा वो 1 करोड़ रुपए रहा। एक, अरे भैया अपनी दुकान है मिठाई की तो टर्नओवर कम कैसे रह सकता है? तो 1 करोड़ मेरा टर्नओवर रहा।
तो यदि कोई आपसे कोई इकोनॉमी का छात्र मेरे पास आ जाए या आरएस की तैयारी करने वाला आके पूछे कि साहब आपका जीडीपी कितना है, हाँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, तो साहब मेरी तो घरेलू सीमा तो यही है। इस मेरी घरेलू सीमा में जो मेरा उत्पादन होता है वो 1 करोड़ होता है। कितना होता है? 1 करोड़ होता है। ठीक है। लेकिन तभी भागा भागा मेरे अंदर से एक मेरा मैनेजर साहब आए, जो हमारे हलवाई, हमारे हमारे यहाँ पे मैनेजर हमारे हलवाई हैं। तो उन्होंने वो उनको बड़ी इकोनॉमी की समझ है, तो उन्होंने बोला साहब 1 करोड़ नहीं है विकास जी, आप गलत बता रहे हो। सरकार ने, आप इतना अच्छा लोगों को समोसा कचौरी खिलाते हो तो आपको सब्सिडी भी दी थी, आपको ध्यान नहीं है क्या? हाँ, मैंने कहा बिल्कुल सब्सिडी तो दी थी। लेकिन मैंने कहा देखो साहब, मैनेजर साहब, अभी हम बात कर रहे हैं जीडीपी की। किसकी बात कर रहे हैं? जीडीपी की। और वह भी किसकी? जीडीपी। हम मार्केट प्राइस की बात कर रहे हैं कि कितना मैंने उत्पादन करके बेच दिया, कितने का बेच दिया, सरकार ने मुझे क्या मदद दी, अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो इसमें ये जो जीडीपी की प्राइस है, मेरी दुकान से जितना भी सामान प्रोडक्शन हुआ है और जो मैंने फाइनली बेच दिया, मेरी दुकान पर आके आप जो समोसा कचौरी खाई और उसके जो आपने मुझे पैसे दिए, उन पैसों को मैंने साल भर जोड़ा तो मेरे पास 1 करोड़ रुपए आए थे। तो ये मेरी क्या है? जीडीपी है। ठीक है। अब मेरी जो हलवाई की दुकान है, इसको अपन राज्य में परिवर्तित कर दे, स्टेट पे इसको कन्वर्ट कर दे। चलिए इस डेफिनेशन को समझते हैं, तो इसमें आपको आनंद आ जाएंगे। राज्य घरेलू उत्पाद। क्या? राज्य घरेलू उत्पाद। आपने एक अपने इकोनॉमी में जब भी आप राष्ट्रीय परिदर्श के अंतर्गत ये जो कैलकुलेशन देखते हैं, हाँ, तो इसमें एक घरेलू आता है, एक वर्ड राष्ट्रीय आता है। अभी अपन घरेलू की बात करेंगे, वो राज्य की बात कर रहे हैं। ठीक है। जब इंडियन इकोनॉमी देखेंगे, जब इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे, हाँ, इकोनॉमिक सर्वे हम भारत का भी देखेंगे। ठीक है। तो उसमें फिर हम राष्ट्रीय शब्द पर भी आएंगे। अभी हम यहाँ पर राज्य घरेलू उत्पाद पर देखते हैं। तो घरेलू से हमारा यहाँ पर क्या तात्पर्य है? हमारे राजस्थान राज्य की सीमा। एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर आगे समझेंगे। राज्य में उत्पादित मतलब राज्य में प्रोडक्शन होने वाली समस्त सारी की सारी, चाहे खेती से हो, चाहे सर्विस सेक्टर से हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, सारी की सारी प्रोडक्शन होने वाली अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य से क्या तात्पर्य है? जैसे जो मेरा समोसा था ना, फाइनली आपके पास खाने के लिए पहुंच गया दुकान पे, वो उससे पहले उसको लेना देना नहीं है कि आलू कितने के आए, बनाने जब आलू आप समोसे बिकने से पहले आपके क्या रेट के थे, हाँ, चटनी और दी तो चटनी रेट आप अगर जोड़ देते हो तो आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो मैं तो आपको फाइनल प्रोडक्ट और फाइनल सर्विसेज की बात कर रहा हूँ। क्लियर? अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को प्रदर्शित करता है। तो एक बात दिमाग में फंडा क्लियर कर लेना कि जब भी राज्य घरेलू उत्पाद की बात होगी तो मेरे मस्तिष्क में क्या आना चाहिए कि जो मेरा राज्य है राजस्थान, मेरे इस प्यारे राजस्थान में होने वाले सारे जो प्रोडक्शन हो रहे हैं, उसमें सर्विस सेक्टर भी आता है, हाँ, उसके मूल्य को प्रदर्शित करता है। मूल्य को प्रदर्शित करता है। मैंने आपको क्या बोला था? मेरी हलवाई की दुकान के मूल्य की बात कर रहा हूं मैं। मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैंने 1,000 समोसे बेचे या 1,00,000 समोसे बेचे। मैंने यूनिट की आपसे बात ही नहीं करी। मैंने आपको सीधे बताया कि साहब मेरा तो टर्नओवर 1 करोड़ रुपये है, मतलब मेरा जो जीडीपी रही है मेरी दुकान की 1 करोड़ रही है। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना, हम किस में बात कर रहे हैं? मूल्य में बात कर रहे हैं, मौद्रिक में बात कर रहे हैं, कितने पैसे का भैया उत्पादन किया उसकी बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं। सपोज करें मेरे यहाँ पर कोई इंडस्ट्री है राजस्थान में, और राजस्थान में हमारे वो क्या बनाती है, तेल के पीपे बना रही है भैया, उदयपुर भरतपुर चल जाते हैं, भरतपुर में तेल मिल में तेल के पीपे बन रहे हैं। तो हमें इससे मतलब नहीं है कि तुमने 1,00,000 पीपे बना दिए उसको बेच दी, हमें ये बता दो कितने पैसे का सामान बेचा। तो जब भी जीडीपी की कैलकुलेशन होगी, और ये देखो प्रैक्टिकल भी है, आप यूनिट वाइज बताने लगोगे तो भैया होली अपनी इकोनॉमिक्स की कैलकुलेशन। हम किस में बात करते हैं? मूल्य में बात करते हैं। तो यदि 2 नंबर में मेंस में अपने डेफिनेशन आ जाए तो उसमें 3 बातें आपकी डेफिनेशन में होनी चाहिए। पहली डेफिनेशन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब समोसा जो आपको खाने को मिल गया। और दूसरी चीज उसमें मूल्य पे होनी चाहिए। उसमें ये नहीं होनी चाहिए कि विकास जी ने 1,00,000 समोसे साल भर में बेचे ना, विकास जी ने 1,00,000 समोसे कितनी कीमत पर बेचे, ये ध्यान रखना। मूल्य को प्रदर्शित करता है। ये अनुमान राज्य में किए गए नीतिगत निर्माण, निर्णय, निवेश तथा उपलब्ध कराए गए अवसरों के परिणामों की एक बृहद तस्वीर भी प्रस्तुत करता है। देखो इन्हीं के तो इन्हीं डेटाज के माध्यम से तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमारा राज्य स्टैंड का कर रहा है। सपोज करो मैं बात करता हूँ बिहार की और राजस्थान की।
बिहार राजस्थान छोड़ो, गुजरात की और राजस्थान की हम बात कर लेते हैं। सपोज करो गुजरात ने 1,000 रुपए का सामान बना के बेचा भैया, अंतिम रूप से फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का ये मौद्रिक मूल्य था। हमारा साहब 500 रुपये था। तो मुझे एक बार बताओ, इन दोनों का कंपैरिजन हुआ नहीं हुआ? दो स्टेटों का, दो स्टेटों में कितना प्रोडक्शन हुआ उसका कंपैरिजन हो रहा है। तीसरी बात, इसमें मुझे ये भी मालूम पड़ रहा है कि भैया मैं क्यों 500 पे हूँ, भैया मेरे को बढ़ा के 1,000 रुपये का प्रोडक्शन करना है। तो मैं क्या ऐसी नीतियां बनाऊं, मैं इन्वेस्टमेंट सबमिट करूं मेरे राजस्थान में, मैं राजस्थान में क्लस्टर वाइज बेसिकली इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करूं। किसी क्लस्टर में जैसे भरतपुर में मैंने आपको बताया कि तेल इंडस्ट्री बढ़िया है सरसों की वजह से, तो तेल इंडस्ट्री को वहाँ पर कैसे बढ़िया बना सकता हूँ। कहीं पर स्टोन इंडस्ट्री है, माइंस एंड मिनरल इंडस्ट्री है, या कहीं पर ऐसी भिवाड़ी में जाता हूँ तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए वह मैं ऐसे क्या दे सकता हूँ कि और वहाँ पर उद्योग आएँ और वहाँ पर उत्पादन करें। ये सब मैं क्यों करना चाहता हूँ। दूसरी बात, ये जो मैं जितने भी उत्पादन करवाना चाहता हूँ, इंडस्ट्री लेके आना चाहता हूँ, मेरे राज्य का विकास कैसे होगा, वहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा। हाँ, पैसों के मामले में उनकी जेब में पैसा आएगा, चाहे नीतिगत रूप से कुछ ही हो, एथिकली हम कितने ही गिर जाएं, लेकिन पैसे के मामले में हम सब बढ़िया हो जाएंगे। ठीक है, और उससे क्या होगा, हमारा रहन सहन बढ़िया हो जाएगा। अभी मैं मोटरसाइकिल पे चलता हूँ तो मैं कार खरीद के लेके आ जाऊंगा, छोटा घर है तो बड़ा घर हो जाएगा, और भी अन्य प्रकार की जो जीवन जीने की सहूलियतें वो हो जाएंगी। इसीलिए तो कर रहे हैं हम सारे काम। ठीक है, और विकास की परिभाषा वैसे वृहद होती है, जिसमें आपको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलेंगी, अच्छा रहने के लिए आपको राज्य में और भी परिप्रेक्ष्य मिलेगा, इसीलिए सारे काम राज्य करता है। ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहा है, इसके अनुसार राज्य में किए गए जितने भी नीतिगत निर्णय हैं, जो पॉलिसी के डिसीजन है, नीतिगत निर्णय, निवेश तथा उपलब्ध कराए गए अवसरों के परिणामों की एक वृहद तस्वीर प्रस्तुत करता है। क्लियर है, वो भी हम आगे भी देखेंगे। एसडीपी मैं शॉर्ट फॉर्म में एसडीपी बोलूंगा अब, है ना। जो राज्य घरेलू उत्पाद है मैं उसको एसडीपी से ही प्रोनाउंस करूंगा। एसडीपी देखो दो पैमानों पर तैयार किया जाता है, प्रचलित और स्थिर। इंग्लिश में हम बोलते हैं करंट और कांस्टेंट। दोनों को हम समझेंगे, ये की वर्ड्स हैं, इनको समझेंगे। उसके बाद देखो, ये शकल और शुद्ध, इन आधार पर भी तैयार किया जाता है। मतलब मैंने आपको दो आधार बता दिए कि हम जो एसडीपी तैयार करते हैं, एक तो प्रचलित कीमतों पे करते हैं, एक हम करते हैं स्थिर कीमतों पर। और सकल भी करते हैं और शुद्ध भी करते हैं। क्या, सकल भी करते हैं और शुद्ध भी करते हैं, ये भी हम देखेंगे। ग्रॉस पे भी करते हैं और नेट पे भी करते हैं। किस पे करते हैं, ग्रॉस पे भी करते हैं और नेट पे भी करते हैं। ये दोनों शब्द भी हम समझेंगे। ठीक है, आगे एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन दे रखी है हमारे इकोनॉमिक सर्वे में, उसको भी ध्यान देना। ग्रॉस एस्टिमेट है ना, सकल जो अनुमान कर रहे हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अनुमान के बारे में पढ़ रहे हैं। जो अनुमान, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, उसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा है। ये डेटा जो है वर्तमान, मतलब इकोनॉमिक सर्वे के प्रीवियस ईयर के, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। ग्रॉस एस्टिमेट, नो डिडक्शन इज मेड फॉर सीएफसी। सीएफसी क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है, ये भी हम समझेंगे। अच्छा, नेट एस्टिमेट, ये नेट एस्टिमेट कर लेना, ये इजिकल टू आएगा, यहाँ पे स्लैश नहीं आएगा, टाइपिंग जो करिए उसमें एरर है। नेट एस्टिमेट इजिकल टू ग्रॉस वैल्यू माइनस सीएफसी। क्या बोला मैंने आपसे, नेट एस्टिमेट इजिकल टू ग्रॉस वैल्यू माइनस सीएफसी। बिल्कुल घबराना मत, ये सारे आपको तथ्य ध्यान में आ जाएंगे, इनमें भी आपको आनंद आ जाएंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि एक जो नींव है इससे रिलेटेड, इन टॉपिक के कीवर्ड से रिलेटेड, वो आपकी बन जाए। फिर जब बाकी के टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उसमें उस पर इमारत खड़ी कर लेना। नेट एस्टिमेट इजिकल टू ग्रॉस वैल्यू माइनस सीएफसी। क्या बोला, स्थायी पूंजी उपभोग, इसको भी हम शब्द को समझेंगे। अब ये ध्यान देना, ग्रॉस वैल्यू में से सीएफसी को घटा देते हैं तो आपका शुद्ध अनुमान आ जाता है। सीएफसी को आप अभी ऐसे समझ लो बेटा, इसको डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, मूल्यह्रास भी कहते हैं, इसको मूल्यह्रास भी कहते हैं। मूल्यह्रास क्या होता है, जैसे कि अपन ने बोर्ड लगा रखा है, जब नया नया बोर्ड लेके आए थे तो इसमें कोई घिसावट हुई थी क्या, इसकी क्वालिटी। अब जैसे इसकी आयु अगर 1 साल है तो 1 साल में से 3 महीने मैंने काम में ले लिया तो 3 महीने की घिसावट हो गई ना इसकी आयु में, 7 महीने और चलेगा। तो नए उत्पाद और कुछ समय के बाद जो उसके मूल्य की कीमतों में गिरावट आ जाती है, जो घिसावट मैकेनिकल किसी भी तरीके से हो सकती है, उस पर जब हम उसकी वैल्यूशन निकालते हैं तो वही क्या कहलाती है, उसकी जो वैल्यूशन जिस कारण से कम होती है, वो कारण यही है मूल्यह्रास, जिसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। मूल्य में ह्रास हो जाना, मूल्य में कमी हो जाना। क्लियर है। स्थायी पूंजी उपभोग, ये तीनों चारों शब्द मैं आपको एक बार बताऊंगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये जो मैं अभी पढ़ा रहा था तो उस समय
आपका ये लाइट चली गई थी, ठीक है ना, मतलब ओबीएस बंद हो गया था। एक बार ये जीएसडीपी देख लेते हैं, डेटाज देख लेते हैं, फिर हम वापस उल्टे चलेंगे और वो जो टर्मिनोलॉजीज हैं जो मैं आपसे कीवर्ड्स की बात कर रहा हूँ उनको भी समझेंगे। सो जीएसडीपी क्या है मित्र? समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का योग, हमने बात करी थी। मौद्रिक मूल्य, मॉनेटरी वैल्यू हम देखेंगे। समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं, इसमें दो वर्ड जोड़ लेना, समस्त उत्पादित अंतिम, इसमें अंतिम और आएगा। और ये मेरा प्यारा राजस्थान है रोम्बस में, तो मेरे प्यारे राजस्थान मतलब राज्य की घरेलू सीमा में ही होना चाहिए। क्या? राज्य की घरेलू सीमा में होना चाहिए, निश्चित अवधि में होना चाहिए। इट मीन्स फाइनेंशियल ईयर इसका फिक्स होना चाहिए। एक निश्चित अवधि में हम बताएंगे कि साहब इतना उत्पादन हुआ, इतने पैसों का हुआ, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का। इसी को हम क्या कहते हैं? जीएस, मतलब स्टेट की बात कर रहे हैं तो स्टेट का जीडीपी हो गया, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया। क्लियर है? ठीक है। अगली बात, अकाउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन, बिना दोहरी गणना के। जब आप 2 नंबर में मेंस में इसकी डेफिनेशन लिखो, तो यदि आपको पूरे 2 में से 2 चाहिए, हाँ देखो ये 3 तो लिखनी ही लिखनी है, लेकिन आप यदि ये भी लिखोगे ना तो एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है वो कॉमर्स बैकग्राउंड का होगा, हमारे वाले बैकग्राउंड से होगा। अब जैसे हमने एमबीए करी थी कॉमर्स कॉलेज से, ग्रेजुएशन करी थी, तो उस समय तो हम पढ़ते नहीं थे। बाद में ध्यान आई ये छोटे छोटे कीवर्ड्स यदि एग्जाम में लिख के आते तो हमारे बड़े अच्छे नंबर आए थे। हाँ, तो आप जरूर ये गलती मत करना, ये कीवर्ड अवश्य लिख के आना बिना दोहरी गणना के। अभी इसको लोड मत लेना, क्या है दोहरी गणना, ये अपने मेंस में भी एक टॉपिक है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में, वहां भी समझ लेंगे। अभी ये ध्यान रख लो, इसमें ये एक पॉइंट और आता है, अकाउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन, मतलब कि लेखा में जो आप लेखांकन करोगे वो 2 बार नहीं होगा, एक बार ही होना चाहिए, है ना, उसका डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एक बार ये डेटा अपने साथ डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या कहता है? जीएसडीपी करंट प्राइस पे, हम समझेंगे करंट और कांस्टेंट। एक बार डेटा देख लो फिर हम इस पर भी आएंगे। करंट प्राइस के बारे में बता रहा है कि वर्तमान जो प्रचलित मूल्य है, करंट प्राइस है, उसमें राजस्थान की जीडीपी कितनी है। देखो ये हमने बॉक्स आपको बना दिया है। जीएसडीपी राजस्थान की यदि मैं बात करता हूँ 22-23 को पकड़ के चलना, 1,41,000, 1,41,000, नहीं 14 लाख, सॉरी, तभी सोचूं कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ। इक्का इधाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 14,13,620 करोड़, 14,13,620 करोड़, इतने की अपनी प्रचलित मूल्य पे इस समय जीडीपी है। मतलब यदि कोई आपसे कोई पूछे, ट्रेन में जा रहे हो और कोई बगल वाला पूछ ले, हाँ वैसे तो क्यों पूछेगा, लेकिन कोई तैयारी करने वाला मिल गया बिहार बिहार का, उसने पूछा भाई जी तुम्हारे यहाँ पर कितनी है जीडीपी तुम्हारी राज्य की, तो बता देना कि भाई 14,13,000 रुपये का माल मसाला बना दिया इस बार राजस्थान ने एक वित्तीय वर्ष में। 14,13,620, कितना? 14,13,620। और ध्यान रखना ये डेटा भी मार्च तक का नहीं होता है अपना, सितंबर या नवंबर तक के डेटा होते हैं। तो ये जब आप नेक्स्ट ईयर की जब इकोनॉमिक सर्वे आएगी ना, तो उसमें आपके फाइनल प्राइस आएगी। जैसे ही अगर आपसे कोई 21-22 की पूछे, 21-22 में कितना भैया आपके राज्य ने गुड्स एंड सर्विसेज का फाइनली प्रोडक्शन कर दिया, तो हमने 12 लाख का किया था। लेकिन आप ये जब इकोनॉमिक सर्वे देखोगे पिछले वर्ष की, तो ये 12 लाख नहीं मिलेगा आपको, 10 लाख के आसपास मिलेगा। हाँ क्यों? क्योंकि भैया ये जो डेटा आया है ये आपका मार्च तक का नहीं है। हाँ मार्च तो अभी भी खत्म नहीं हुआ, इकोनॉमिक सर्वे अपना पहले आ गया, तो नवंबर दिसंबर तक के डेटाज आते हैं, तो ये जो डेटा है और बढ़ जाएगा। लेकिन एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से अपन को यही याद रखना है ना, वो रेट वेट नहीं लगवाना चाहेगा, तो यही डेटा उठा के देगा। अब समझ गए? हमारे राज्य में यदि मैं करंट प्राइस की बात करूं, तो करंट प्राइस पर हमने यदि जो हमारे उत्पादन हुए हैं उनका हमने योग किया करंट प्राइस पर, जब हमने उत्पादन का योग किया तो कितना आया? 14,13,620 रुपये, मतलब करोड़ रुपए आए। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, 14-13, 14-13 ऐसे याद कर लेना, क्या? 14-13। क्लियर? आगे बढ़ो। कितनी हमने ग्रोथ कर ली भैया पिछले साल से? हमने लगभग इस बार जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ाया है राज्य ने, वो लगभग 16% इंक्रीज कर लिया पिछले साल से। कितना? 16% इंक्रीज कर लिया। और पिछले साल कितना था? 19.5%। अरे भाई गजब कर दिया, 20% के आसपास बढ़ा दिया। लेकिन एक बात और डेटा देखो इसमें,
आपको क्या ये विश्लेषण करना आना चाहिए इन टेबलों को। यदि विश्लेषण करना नहीं आएगा तो आपको इकोनॉमिक सर्वे बहुत हार्ड लगेगा, लेकिन विश्लेषण करना आ गया तो आपको आनंद आने लग जाएंगे। 2019-20 में यदि मैं 20-21 में बात करूं तो ग्रोथ रेट कितनी थी? ओनली 2.08। ठीक है, इसके पीछे कारण क्या था मित्र? इसके पीछे कारण कोरोना था। हाँ, कोरोना के बाद जब हमारी इंडस्ट्री एकदम से, सपोज करो, सब बंद था, है ना, सब बंद था। अगर मैं बात करूं 20-21 में मैंने 100 समोसे बेचे थे। कितने? 100 समोसे बेचे थे कोरोना टाइम पे। लेकिन 21-20 में बाजार खुल गया, 21-20 में बाजार खुल गया, अब मैंने 10,000 समोसे बेच दिए। तो कोई मेरा ये देखे डेटा कि 100 से सीधे 10,000 विकास जी ने समोसे बेच दिए, तो इन्हें तो बड़ी भयंकर ग्रोथ कर ली। क्या ये सही शो करती है क्या? इसको मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो प्रचलित मूल्य और मैं स्थायी मूल्य की आपको बात करूंगा तो ये टॉपिक आपको समझने में अब आसानी पैदा करेगा। क्लियर? आपकी नींव बन रही है इस चीज के लिए। क्या ये आपको रियल दिखा रहा है क्या? एक सही पिक्चर दिखा रहा है क्या? नहीं दिखा रहा ना, एक आभासी पिक्चर दिखा रहा है ना। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैंने बोला आभासी, और इसको नॉमिनल बोलते हैं। क्या? जब राष्ट्रीय नॉमिनल नेशनल इनकम की बात होती है तो वो कौन से आधार पर लेके चर्चा करता है? करंट प्राइस पे बात करता है कि जीडीपी करंट प्राइस पे यदि आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको सही पिक्चर नहीं मिलेगी अर्थव्यवस्था की। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी ना, समझ गए ना? चलो, क्यों नहीं मिलेगी? वो कांस्टेंट और करंट जब हम प्राइस के बारे में चर्चा करेंगे समझ जाएंगे। तो ध्यान रखना, एक बात और देखो भैया, हमारी 20-21 में जो ग्रोथ रेट रही थी वो हमारे प्यारे भारत से अधिक रही थी। भारत में माइनस में चली गई थी, लेकिन राजस्थान में फिर भी पॉजिटिव में थी, 2.08 थी। 2.08 के बाद हमने जबरदस्त ग्रोथ करी, लगभग 20% की। और उसके बाद अभी हमने कितनी ग्रोथ करी है? 16.4 की करी है। अच्छा, इससे पहले क्या था? कोरोना काल से पहले ये देखो, हम लगभग 10% के आसपास थे, लगभग 10% के आसपास थे। ठीक है, अब एग्जामिनर इसमें से कैसा भी प्रश्न दे दे, तुम फोड़ाओगे उस प्रश्न को। मुझे पूरी आप पर अब उम्मीद हो गई है कि आपने ये टेबल जो आप मेरे साथ डिस्कस कर ली है, तब आपको ध्यान में आने लग जाएगा कि टेबल आपको पढ़नी कैसे है। क्लियर? अब वही आंकड़े केवल बोल दूं तो वो तो ठीक नहीं है ना, कम्युनिकेशन करना है तो फिर रोबोट से भी करवा लो। ये आपको ध्यान में आ गया? जीएसडीपी, राज्य की जीडीपी करंट प्राइस पर। इसको एक दो बार और खुद विश्लेषण और करना डेटाओं को। आगे देखो, ये डेटा को इन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया है, वही प्रचलित मूल्य पर बात कर रहे हैं। लेकिन ये डेटा आपके साथ शेयर इसलिए करना चाह रहा था कि इसमें एक इंपॉर्टेंट डेटा छुपा हुआ है जो आपसे कह रहा है CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। ये कितनी रही है? हमारा 11.62% रही है। क्या? 11.62% रही है। कब से देख रहे हैं ये? 18-19 से लेके 21-22 तक की अपनी जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रही है वो कितनी रही है? 11.59 रही है। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ ये रहती है कि सपोज कोई मेरी दुकान में मैंने सामान बेचा इस बार 1 लाख रुपए का, ठीक है, पूरे वर्ष में 1 लाख रुपए में जो मैंने सामान बेचा उसमें मेरा लाभ भी शामिल था। अगली साल जब मैंने इस लाभ पे भी तो लाभ कमाऊंगा मैं, तो यही आपका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रहता है कि जिस वर्ष आपने टोटल जो भी इन्वेस्टमेंट किया, जो भी आपने प्रोडक्शन किया, जो फाइनल आपकी जो कीमत आई, फिर आपने उसको वापस उस पर कितना लाभ कमाया। लेकिन ध्यान रखो, सपोज करो कि जो मैंने 1 लाख रुपए का सामान बेचा था, ठीक है, उसमें 80,000 रुपये का तो भैया क्या थी? मेरी कॉस्टिंग थी, और 20,000 मेरी क्या थी? लाभ थी। अगली साल भी मैंने सपोज करो 80,000 रुपये लगाए, लेकिन इस 20,000 पे भी तो मैं नया सामान ला के अपना लाभ कमाऊंगा। तो ये आपका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होता है। ये कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रहता है। किसी समय कम लाभ होता है तो फिर कम लाभ पर आपको लाभ मिलेगा। चक्रवृद्धि जैसे अपना ब्याज होता है कि आपने कहीं और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? 100 रुपये में यदि मैं 10 रुपये सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं, 5 साल के लिए आप मुझसे उधार लेके जाओ तो आप मुझे हर साल कितना भैया दोगे? 10% के हिसाब से 10 रुपये दोगे। लेकिन कंपाउंडेड इंटरेस्ट की यदि मैं बात करूं तो पहली साल आप मुझे 100 रुपये की जगह 100 रुपये का 10% ब्याज पे 10 रुपये दोगे, लेकिन दूसरी साल आप मुझे 110% के हिसाब से ब्याज दोगे, 110 का 10% दोगे, ठीक है, 11 रुपये मुझे मिलेंगे। क्लियर? तो ये आपका CAGR है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है। ये डेटा वही सेम है, 14-13, 12-18। क्लियर? मेरे राज्य की जो सकल घरेलू उत्पाद GDP है वो 14-13, 12-18। लेकिन आपको ये डेटा के लिए ये देखना बहुत जरूरी था, 11.62%। एग्जामिनर की खोपड़ी कभी भी घूम सकती है इस समय।
तो ये डेटा पे ध्यान रखना, 11.59% CAGR है। अब आ जाओ स्थिर मूल्यों पर। क्या? स्थिर मूल्यों पर, कांस्टेंट प्राइस पर। किस पर? कांस्टेंट प्राइस पर, जो मैं अभी आपसे बातचीत कर रहा था। अभी इनको समझेंगे, है ना। एक बार ये डेटा देख लो, फिर कांस्टेंट प्राइस, स्थिर प्राइस और थोड़ा सा GDP के बारे में देखेंगे। स्थिर मूल्य की मैं बात करता हूं तो अपना कितना हुआ है भैया? अब वही बिहार वाले छोरे ने आपसे पूछा कि यार ये तो प्रचलित मूल्य पे बताया है तूने, 14,13,000 करोड़। हाँ, मुझे तो ये बता स्थिर मूल्य पे तेरा कितना हुआ राज्य में। तो मैंने कहा भाई जी हमारे स्थिर मूल्य पे 7,99,000 हुआ। कितना हुआ? 7,99,000 करोड़ हुआ। तो जो आपका मित्र बैठा था ट्रेन में, उसने बोला यार ये तो तुम्हारा आधा ही हुआ करीबन। मैंने हाँ भाई आधा ही हुआ, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर है। किस पर है? स्थिर मूल्यों पर, प्रचलित मूल्यों पर नहीं है। तो उसने कहा यार इट मीन्स कि तुम्हारे राज्य की जो सही स्थिति है वो शो कर रही है 7.99, वो शो कर रही है 7.99। ठीक है, तो 7.99 स्थिर मूल्य पर हमारे राज्य की GDP है। क्लियर? यहाँ पर CAGR कितनी है? वो आधी हो गई, वो आधी हो गई। जैसे 14-13 का लगभग आधा है अपना स्थिर मूल्यों पर, सेम ऐसे ही वो 11.5 का लगभग आधा है अपना CAGR, 5.58%, 5.58%। क्लियर है? अब एक बात और ध्यान देना, 19-20 और 20-21 इस साल में देखो ध्यान रखना, हमारी जो ग्रोथ हो रही थी ना, वो ग्रोथ होती होती देखो 18-19 के बाद यहाँ पर भी ग्रोथ हुई। लेकिन आप देखेंगे कि 20-21 का वर्ष ऐसा था फाइनेंशियल ईयर जहाँ पर हमारी जो GDP थी राज्य की वो कम हुई। और कितनी कम हुई थी? 6.63, मतलब यहाँ पर कम हुई थी, फिर दोबारा से बढ़नी स्टार्ट हो गई थी। वही कोरोना इफेक्ट। क्लियर है? 20-21 में। तो ये ध्यान रखना, आपसे स्टेटमेंट में पूछेगा कि 20-21 में राज्य की GDP स्थिर मूल्यों में कम हुई, बिल्कुल कम हुई। दूसरा स्टेटमेंट देगा राज्य की CAGR GDP स्थिर मूल्यों पर 5.58% है, बिल्कुल सही है साहब। क्लियर? इस तरीके से बताना। तीसरा स्टेटमेंट देगा कि राज्य की स्थिर मूल्यों पर GDP कितनी है? 7,99,000 करोड़ है, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट पे सब पे टिक लगाया ना। क्लियर है? अच्छा, एक बात का और ध्यान देना, जैसा आपने स्थिर मूल्यों पर देखा राज्य की जो GDP है वो कम हुई थी, है ना, माइनस में गई थी ना। लेकिन यहां पर आप देखो प्रचलित मूल्यों पर यदि मैं बात करता हूं तो GDP में कहीं पर भी नेगेटिव ग्रोथ रेट शो नहीं हुई थी। स्टडी थी, कम थी, जैसे 2% आपने देखा था। क्या? 2% आपने देखा कि 2% हमारी ग्रोथ हुई थी, ठीक है ना, लेकिन माइनस में नहीं थे हम। लेकिन स्थिर मूल्यों में जब भी आप चर्चा करोगे तो स्थिर मूल्यों में आप क्या पाते हो कि वित्तीय वर्ष 20-21 में हमारे राज्य में भाई घाटा हो गया था। प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज भैया कम बढ़े थे। ठीक है, चलो अब करंट एंड कांस्टेंट प्राइस पे देख लेते हैं। इसको बेसिकली अपने समराइज कर दिया है, समराइज करके देख लो। GDP राजस्थान की बात कर रहे हैं। अरे मेरे भाई इसने क्या कर दिया यार, ये राजस्थान ऊपर है और ये इंडिया है। ठीक है, ये राजस्थान का डेटा है, ये इंडिया का डेटा है। चलो करंट प्राइस पे देख लें, करंट प्राइस पे देख लें। करंट प्राइस पे मैंने आपको बताया कितनी है? 14,13,000। कितनी ग्रोथ हुई है? 16%। 16% आई है क्या? हाँ 16% है, ठीक है। अगर टाइप वाले में कई बार आंकड़ों में चक्कर पड़ जाता है तो घबराहट हो जाती है कि यार ये डेटा सही तो था ना। कितनी? 16% ग्रोथ रेट रही है। वहीं मैं कांस्टेंट की बात करता हूँ तो 7.99। कितना? 7.99। और ग्रोथ रेट अपनी कितनी रही है? 8.19। लगभग जो आपकी प्रचलित मूल्य है उसकी आधी रही है, उसकी लगभग आधी रही है। भारत की बात करता हूँ तो हमारे भारत की कितनी है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 2,73,00,000 करोड़। हाँ, 2,73,00,000 की अपनी इस समय प्रचलित मूल्यों पर GDP रही है। कितनी भैया रही है अपनी ग्रोथ रेट? 15.4 रही है। ये डेटा का क्यूमुलेशन आपके इकोनॉमिक सर्वे में ऐसे नहीं है, हमने उसको निकाला है और आपके लिए एक ही जगह दिया है, नहीं तो तुम्हारा उसमें बार बार 3 जगह देखना पड़ेगा। लेकिन अपन ने एक ही बॉक्स में जो आधे पेज का डेटा था उसको यहाँ पर समराइज कर दिया है। 15.4 रही है और कांस्टेंट प्राइस पर लगभग आधे से थोड़ा सा ज़्यादा है। कितना? 1,57,00,000। 1,57,00,000। ग्रोथ रेट 7% रही है। दो बातों का ध्यान रखना,
यदि राजस्थान की जीडीपी और भारत की जीडीपी की हम ग्रोथ की कंपैरिजन करते हैं तो हमारे राजस्थान की एज ए स्टेट वाइज ग्रोथ ज़्यादा रही है। देखो उसके पीछे कारण रहता है, सेंटर को क्या बिहार जैसे स्टेट भी संभालने पड़ते हैं, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ऐसे जो जो आप यूँ कह लीजिए कि मध्यम आय वर्ग वाले या निम्न आय वर्ग वाले ऐसे राज्य हैं, उन पर भी ध्यान देना पड़ता है। वहाँ भी योजनाओं का बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। हाँ, हमारे एक जी का जंजाल जम्मू कश्मीर बना हुआ है, वहाँ आतंकियों के लिए हमें वहाँ फंडिंग भी बहुत सारी करनी पड़ती है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी हमें बहुत फंडिंग अब करनी पड़ रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो इस कारण से हमारा जो ओवरऑल पूरे भारत का जब भी हम ग्रोथ रेट देखते हैं जीडीपी के परिप्रेक्ष्य में, तो वो अपन को सामान्यतः राज्य से कम देखने को मिलता है। क्लियर? चलिए, जीएसवी एक नई टर्म और आ गई, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन। क्या? ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन, कितना वैल्यू एडिशन हुआ, ये शब्द भी अभी हम क्लियर करेंगे। अब देखो ये जो स्लाइड है ना, इस स्लाइड से अब आपको करंट और कांस्टेंट के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हो गई, और वो जीडीपी के बारे में अपन ने देख लिया था। तो ये सही समय है वो दोनों तीनों कीवर्ड्स को समझने का। वो दोनों तीनों कीवर्ड्स एक बार अपन मित्र देख लेते हैं। ठीक है, पहला कीवर्ड अपन जो जीडीपी की था, जीडीपी के बारे में आपने डेफिनेशन तो देख ही ली थी। मैं थोड़ा सा कुछ इसके छोटे छोटे से आंकड़े निकालने का एक फॉर्मूला है वो आपको दे देता हूँ, उसको आप ध्यान कर लेना। आप कहीं पर देखते हैं ग्रॉस जीडीपी, कहीं देखते हैं नेट जीडीपी, ये दो शब्द आप देखते हो ना। तो जब भी ग्रॉस होता है, ध्यान रखना, ग्रॉस तो होता है सकल, ठीक है। नेट आप जब भी निकालेंगे कैसे निकालेंगे, इस ग्रॉस में से जब आप डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो आपकी सकल कीमत आ जाएगी। हाँ, जैसे मैं मोटरसाइकिल लेके आया तो आज उसकी कीमत सपोज करो 1 लाख रुपए है, लेकिन 6 महीने बाद क्या वो 1 लाख रुपए की रह जाएगी? क्या नहीं रह जाएगी। अननेसेसरी कोई अपवादजनक कोई ऐसी स्थिति नहीं बन गई हो कि ये मोटरसाइकिल जिसके पास रहती है उसका आरएस में सिलेक्शन हो जाता है तो एक के को 1.5 देने भी आ जाएगा। हाँ, लेकिन अगर कोई सामान्य चर्चा में करता हूँ तो 6 महीने में जो उसके घिसावट हुई है, जिस प्रोडक्ट को मैंने यूज में ले लिया तो उसमें मूल्य ह्रास हो जाता है। तो नेट आज के समय में मेरी उस मोटरसाइकिल की कीमत कितनी आएगी, वो नेट कहलाएगी। 1 लाख की जगह सपोज करो 10,000 रुपये कम हो गए, तो आज के समय में जो नेट कीमत है वो कितनी है? 90,000 है। तो जब हम जीडीपी की कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें मूल्य ह्रास जब हम घटा देते हैं कि वास्तव में तो भैया जो शुद्ध आपकी राज्य की जो घरेलू उत्पाद है वो कितना है, वो कितना है, वो नेट के माध्यम से मालूम पड़ेगा। एक इसको ध्यान रखना, एक होता है मित्र मार्केट प्राइस। क्या? मार्केट प्राइस। जैसे मैंने जो समोसे की बात करी थी आपसे, मार्केट प्राइस में जो मैंने बेचा तो मुझे सरकार ने आ, जो मुझे सब्सिडी दी थी वो भी उसमें शामिल थी। साथ ही साथ उसमें एक चीज़ और शामिल थी कि जो मैंने जीएसटी वगैरह जो उसमें लगाया, समोसा बेचता हूँ तो जो मैं बिल काटता हूँ तो उसमें एक जीएसटी भी लगाता हूँ, तो जीएसटी भी शामिल था। ठीक है, तो मेरी जो मार्केट प्राइस थी उसमें सरकार ने जो टैक्स मुझे समोसे पे लगाने के लिए बोला वह भी शामिल था, और सरकार ने मुझे रियायतें दी कि विकास जी ने नया स्टार्टअप समोसे के बिजनेस का चालू किया, इनको कुछ सहायता दो, तो मेरी कॉस्टिंग में वह भी शामिल थी। ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखना, एक होता है इनडायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसको क्या बोलते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है, इसकी कैलकुलेशन हम जब भी करते हैं तो ध्यान रखना, जो भी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, इसमें से सब्सिडी घटा देते हैं, इसमें से सब्सिडी घटा देते हैं, इसमें से सब्सिडी घटा देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी घटा देते हैं, तो आपके पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाता है। ठीक है, सब्सिडी क्यों घटा देते हैं भैया? इसलिए घटा देते हैं कि सरकार ने जो हमें पैसा दिया था, हाँ ठीक है ना, अब हमें सपोज करो फैक्टर कॉस्ट और ये होगी अपनी मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या? मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सपोज करो मेरा एक समोसा 100 रुपए का बिकता है, कितना? 100 रुपए का बिकता है, इसमें 12 रुपए में क्या लगा देता हूँ? टैक्स लगा देता हूँ। क्या? 12 रुपए मेरा टैक्स लग जाता है। और सब्सिडी, सब्सिडी मुझे कितनी मिल जाती है? 10 रुपए की मुझे सब्सिडी मिल जाती है। 10 रुपए की मुझे क्या मिल जाती है मित्र? सब्सिडी मिल जाती है। तो मेरी एक्चुअल में फैक्टर कॉस्ट कितनी थी? एक्चुअल में मेरी फैक्टर कॉस्ट कितनी थी? 100 रुपए का जो मैंने समोसा बेचा, ठीक है ना, इसमें टैक्स शामिल था सरकार ने जो लगाया, तो मैंने टैक्स हटा दिया ये, और जो सरकार ने मुझे सब्सिडी दी थी 10 रुपए की,
वो मैंने वापस जोड़ ली, तो मुझे एक्चुअल में जो मेरी फैक्टर कॉस्ट थी कि एक समोसा का उत्पादन करने में जो मेरी मूल कीमत आ रही है वो मुझे प्राप्त हो गई, वो मुझे प्राप्त हो गई। तो ये क्या कहलाता है? आपका फैक्टर कॉस्ट कहलाता है। क्लियर है ना? और इनडायरेक्ट टैक्स में से यदि आप कहते हैं जो आपको टैक्स मिला इसमें से आप सब्सिडी घटा देंगे तो आपको क्या आ जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। इसको मैंने उल्टा करके और आपको बता दिया है। बाकी इसको और वृहद रूप में समझेंगे हम इकोनॉमी की क्लास में। लेकिन ये डेटा आप रट लो, जब भी आपको ग्रॉस से नेट पर जाना है, नेट जीडीपी, ग्रॉस जीडीपी, ग्रॉस से जब भी नेट पर जाना है तो उसमें से डेप्रिसिएशन ग्रॉस में से माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? आपका नेट जीडीपी आ जाएगा। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना। क्या? इसका विशेष रूप से ध्यान रखना। क्लियर? एक बात तो ये थी। दूसरी बात हाथों हाथ ये अपन समझ लेते हैं, कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस। चलिए एक और फिर इसमें शानदार सा एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अब करंट प्राइस और ये अपना कांस्टेंट प्राइस, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस, करंट को हम कहते हैं प्रचलित और कांस्टेंट को हम कहते हैं स्थिर। तो पहले अपन लिख देते हैं कांस्टेंट और दूसरी तरफ लिख देते हैं करंट। ठीक है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इसको एक बार। स्थिर, इसको आप प्रचलित या वर्तमान भी कहते हैं। क्या बेसिक डिफरेंस है एक बार वो समझो। देखो अगर मैं इसकी बात करूं, फॉर एक एग्जांपल पकड़ो आप पहले। अपनी हलवाई की दुकान है साहब, 2010-11 में हमारे यहाँ पे 100 समोसे बनते थे और एक समोसा बिकता था 10 रुपए का। कितने का? 10 रुपए का। कितने की भैया हमने प्रोडक्शन कर दी? 2000 रुपये की प्रोडक्शन कर दी। क्लियर है? यदि मैं आज की बात करता हूँ 2023 की, 100 समोसे ही आज भी बन रहे हैं, लेकिन हमारी हो गई भैया कॉस्टिंग 25, सॉरी ये 1000 आएगा ना, 1000। हमारी कॉस्टिंग हो गई 2500। अगर मैं, ये तो मेरी प्रचलित है, ये मैंने 10-11 का आपको आधार लेके बता रहा हूँ। अगर मैं ये देखूं तो मेरी ये जो आधार है, मतलब मेरी यूनिट है, यूनिट तो मैं आज भी उतने ही समोसे बना रहा हूँ जितने पहले बनाता था। लेकिन आप देखो मेरी प्रोडक्शन की वैल्यू कितनी हो गई। यहाँ पर 1000 है और यहाँ पर क्या है? 2500 है। यहाँ पर 1000 है और यहाँ पर क्या है? 2500 है। इट मीन्स कि भैया हमारा तो यहाँ पर जो जीडीपी वो तो बढ़ गई। कुल मिला के ये ना, गुड्स एंड सर्विसेज जो अपने प्रोडक्शन हो रहे हैं, तो मेरा समोसा भी तो आएगा भैया देश की जीडीपी को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ मैं देखता हूँ कि यहाँ 2500 रुपये हो गए, इट मीन्स मेरी जीडीपी बढ़ गई। लेकिन असलियत में देखूँ तो मैं पाता हूँ कि मेरे तो भैया यूनिट तो उतनी प्रोड्यूस हो रही है जितनी 10 साल पहले होती थी। अब हो ये भी सकता है भैया कॉस्टिंग बढ़ने के कारण ये कि साहब आलू महंगे हो गए, आलू की फसल खराब हो गई, या अन्य कोई ऐसे रीजन आ गया, यूक्रेन का युद्ध हो गया, आलू वहाँ भेज दिए, यहाँ पर किल्लत हो गई, यहाँ पे रेट बढ़ गई। एक कारण ये भी हो सकता है कि 2022-23 की वजह से यहाँ पर कॉस्टिंग बढ़ गई। जब आपकी पर यूनिट की कॉस्ट बढ़ गई तो आपकी जीडीपी की भैया प्राइस, जीडीपी का जो आपका बल था, जो आपकी जीडीपी का प्रोडक्शन इन द मॉनेटरी वैल्यू था, वो भी बढ़ गया। क्या ये सही है? क्या ये सही स्थिति दिखाता है क्या जीडीपी की? दिखाता है क्या? सपोज करो पेट्रोल ही ले लो। हाँ, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, अपने खाड़ी देश में युद्ध हो गया, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, उसकी वजह से अगर मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई तो इस हिसाब से हमारे यहाँ पर जीडीपी बड़ी ज़बरदस्त हो गया है। कि अगर पिछली साल अगर 1,500 रुपये थी प्रोडक्शन कॉस्ट, तो इस बार 25 हो गई, 1000 रुपये बढ़ गई। मतलब देश प्रगति कर रहा है क्या? देखो इसमें दूसरी बात भी समझो। इसीलिए हम क्या लेते हैं? मॉनेटरी वैल्यू तो लेते ही लेते हैं, मॉनेटरी वैल्यू तो लेते ही लेते हैं, लेकिन सही रूप में जानकारी के लिए आगे आप देखो कि ग्रॉस वैल्यू एडेड भी हम देखने स्टार्ट कर दिया है।
जीएसवी है उसको भी समझेंगे, लेकिन कांस्टेंट और करंट प्राइस में मैंने आपको जीवीएफ जुड़वा दिया है, जिससे आपको ध्यान में आ जाए आगे आने वाला जो सीरियल है उसके बारे में आपको यहीं पर झांकी मिल गई है। लेकिन आप इतना समझ गए ना, अब समझो करंट और कांस्टेंट प्राइस। इसीलिए भैया हम दो प्रकार की प्राइसों पर हमारी जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं कि वर्तमान की जो भी मूल्य चल रहे हैं उसके हिसाब से क्या भैया आ रही है हमारी जीडीपी, और हम बेस ईयर लेके चलते हैं। क्या बेस ईयर लेके चलते हैं। देखो कांस्टेंट प्राइस में हमने यहाँ 11-12 जैसे लेके चले थे, ठीक है। ये 11-12 में आपने देखा 11-12 जो आधार वर्ष है उसके हिसाब से हमारी जो जीडीपी है वो कितनी है, 7,99,000 है। करंट प्राइस में आज के हिसाब से देखते हैं तो लगभग दुगनी है। अब ये वही वाली बात आ गई जो मैंने आपको पर यूनिट वाली बताई थी। ये जो जीडीपी में आज की डेट में जो जो प्रोडक्शन हो रहा है, सपोज करो 100 गाड़ियां बन रही हैं आज, क्लियर। 2011-12 में उस एक गाड़ी की जो प्राइस थी, बेस प्राइस अपन ने उसको 100 मान के चलते हैं, उसके वेटेड एवरेज में लेके चलते हैं। बहुत सिंपल तरीके से बता देता हूं कि सपोज करो उस समय गाड़ी वो 1 लाख की आती थी, तो भैया आपकी कितने की हो गई, ये हो गया आपके 1 करोड़ रुपए हो गए। 1 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन हो गया। आज भी 100 ही गाड़ियां आ रही हैं, लेकिन करंट में जो प्राइस है उस गाड़ी की 2 लाख रुपए हो गई है। तो हमारी भैया जीडीपी कितनी हो गई, प्रेजेंट के हिसाब से, प्रचलित मूल्य के हिसाब से कितनी होगी, 2 करोड़। लेकिन कांस्टेंट के हिसाब से कितनी है, आज भी 1 लाख है। सर ये तय कैसे करते हैं, 11-12, 10-11 जो भी है आप ले रहे हो, 88-89, किस प्रकार से आप इसको तय करते हो, आधार वर्ष कैसे तय करते हो, कहने का तात्पर्य मेरा ये है। देखो हम सामान्यतः वह वर्ष लेते हैं जहां पर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से उथल पुथल बहुत कम रही हो, हाँ, बड़ा स्ट्रैगनेंट सा सामान्य रूप से वर्ष चला हो, कोई अप्रत्याशित रूप से ऐसी घटना नहीं घटित हुई जिसकी वजह से एकदम से कॉस्टिंग बढ़ी है या घट गई हो। तो इस नाते हमने ये जो आधार वर्ष 11-12 ले रखा है, उसके हिसाब से हमारे जीडीपी की जो अपना जो हमारी जीडीपी आ रही है वो 7,99 आ रही है। और आज की हम बात करते हैं तो आज की कितनी आ रही है भैया, 14-13, ठीक है, 14,13,000 आ रही है। समझ में आ गया क्यों डिफरेंस है। हमने आधार वर्ष लिया 11-12 का, और आज जो यूनिट प्रोड्यूस हो रही है उस यूनिट जो प्रोड्यूस हो रही है उसको हम किस वर्ष की रेट से तुलना कर रहे हैं कि 11-12 की उस यूनिट की कीमत से हम इसकी तुलना कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। छोटी सी कुछ और बातें कांस्टेंट और करंट के लिए वो ध्यान कर लो। अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्थव्यवस्था की सही ग्रोथ बनाने का मतलब सही तरीके से उसकी वृद्धि बताने का कौन सा माध्यम रहेगा, कांस्टेंट प्राइस या करंट प्राइस, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, कांस्टेंट प्राइस। क्यों, क्योंकि भैया ये वह प्राइस है जो बिना किसी उथल पुथल के बता रही है। जैसा ये देखिए मैंने आपको बताया इस वर्ष प्रचलित मूल्यों में, या यूं कह लीजिए प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई ड्यू टू पेट्रोल की वजह से, ड्यू टू आपके खाड़ी देशों में वार की वजह से, तो एग्जैक्ट पिक्चर शो नहीं करती है जीडीपी की। ध्यान रखना जो कांस्टेंट प्राइस है ये आपको ग्रोथ की सही पिक्चर शो करती है, सही परिदृश्य शो करती है, परिदृश्य शो करती है, ठीक है। क्या ये करता है क्या, नहीं, ये नहीं करता साहब, करंट नहीं करता, क्लियर है। ये जो कांस्टेंट प्राइस होती है ये फ्री फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशन, ये जो आधार पर लेते हैं ऐसा लेते हैं जिसमें प्राइस फ्लक्चुएशन ज्यादा ना हो, मतलब प्राइस फ्लक्चुएशन ना हो। अब इसीलिए यदि मेरे नेशनल इनकम की मैं बात करूं कि नेशनल, अब देखो 2 नंबर में कई बार क्वेश्चन आता है नॉमिनल नेशनल इनकम क्या होती है और रियल नेशनल इनकम क्या होती है। अब आप खुद ही बता दोगे, आपको रटने की जरूरत नहीं है। नॉमिनल होता है नाम मात्र का, ठीक है, रियल होता है वास्तविक रूप से। अगर मैं बात करूं रियल नेशनल इनकम की, तो रियल नेशनल इनकम किस पर निकलेगी, कांस्टेंट प्राइस पे निकलेगी। ये वास्तविक रूप से हमारी अर्थव्यवस्था का स्फीयर है, ये अर्थव्यवस्था हमारी जो है वो इतनी है, किस पर निकल के आएगी, नेशनल इनकम विद कांस्टेंट प्राइस। तो इसी को हम कहते हैं, इसके माध्यम से निकलने वाली नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं, हम रियल नेशनल इनकम बोलते हैं, रियल नेशनल इनकम, क्लियर है। ये जो हमारी नेशनल इनकम होगी किस पर, कांस्टेंट प्राइस को, किस पर मित्र, कांस्टेंट प्राइस को, इसी को हम क्या बोलेंगे, रियल नेशनल इनकम बोलेंगे।
और जो नेशनल इनकम करंट प्राइस से कैलकुलेट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल। नॉमिनल ही तो है, नाम मात्र की तो है। अगली साल सपोज करो दाम घट गए, पेट्रोल के घट गए, आलू के घट गए, तो मेरी कॉस्टिंग कम हो जाएगी, प्रोडक्शन मेरा कम हो जाएगा। अच्छा, दो तीन चीजें एडवांस और है, वो भी मैं हाथों हाथ बता देता हूँ। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कांस्टेंट में P0 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी 1। P0 क्या है, प्राइस कब की है, बेस ईयर की, 0। और यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करते हो, P1 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी 1, मतलब क्वांटिटी सेम है, लेकिन ये P1 क्या है, प्राइस है, आज की करंट की प्राइस बता रहे हैं उस क्वांटिटी की। इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको टोटल प्राइस आ जाएगी। मौद्रिक मूल्य में निकालते हैं हम क्या, मौद्रिक मूल्य में ही निकालते हैं कॉस्टिंग, ठीक है। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा सर एक बार ये कोई फॉर्मूला वार्मूला और बता दें, आपके मन में तो नहीं आ रहा लेकिन मेरे मन में आ रहा है, एक फॉर्मूला और है, उसको भी देखते चलो। फिर क्या, छोटी सी कुछ चीजें हैं जो रहेंगी नहीं, है ना। हम जो नेशनल इनकम निकालते हैं उसके लिए जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता दूं, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, क्या, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस डिवाइडेड बाय कर देते हैं करंट प्राइस इंडेक्स, किससे कर देते हैं, करंट प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100। इससे आपके क्या जाती है, ये कांस्टेंट वाली आ जाती है, नेशनल इनकम कांस्टेंट प्राइस की आपके पास आ जाती है। क्लियर है, चलें आगे, ठीक है। ये आपको ध्यान में आ गया। अब ये प्राइस इंडेक्स और आ गया, हाथों हाथ प्राइस इंडेक्स भी समझ लो भैया। प्राइस इंडेक्स क्या होता है, प्राइस इंडेक्स क्या होता है, एक इंडेक्स होता है ना, बेसिकली एक इंडेक्स नंबर होता है जो क्या शो करता है, विच शोज द चेंज इन द प्राइस लेवल, ठीक है ना। जो प्राइस लेवल में चेंजेस होते हैं उसी को शो करता है प्राइस इंडेक्स, कि भैया अपना समोसा था पिछले वर्ष क्या कीमत थी, इस वर्ष क्या कीमत है, उससे पिछले साल हमारा समोसा कितने का मिलता था, तो ये हमारे समोसे का प्राइस इंडेक्स है। ऐसे किसी भी कॉमोडिटी का, किसी भी वस्तु का आप इस प्रकार से जो चेंज होता है उसके प्राइस में, उसके प्राइस लेवल में चेंज को आप एक नंबर में शो कर देते हैं, एक इंडेक्स बना के एक नंबर में शो कर देते हैं, इट इज कॉल्ड प्राइस इंडेक्स। तो क्या बोलते हैं, प्राइस इंडेक्स इज एन इंडेक्स नंबर विच शोज द चेंज इन प्राइस लेवल। हाँ, और ध्यान रखना इसमें एक लाइन और जोड़ती है, बिटवीन द टू टाइम पीरियड। इसमें टाइम पीरियड जरूर आएगा प्राइस इंडेक्स में, जैसे कि 2021 हो गया, 21-22 हो गया, या 2020 हो गया, 2021 हो गया, ऐसे कोई ना कोई टाइम पीरियड जरूर होगा। बिटवीन द टाइम पीरियड ही हम प्राइस इंडेक्स निकालते हैं। तो मैं यदि कहूं प्राइस इंडेक्स की अगर 2 नंबर में डेफिनेशन आ जाए तो क्या लिखोगे, प्राइस इंडेक्स इज एन इंडेक्स नंबर विच शोज द चेंज इन प्राइस लेवल बिटवीन द किसमें, डिफरेंट टाइम पीरियड। क्लियर है, आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। चलो अब हमारे डेटाज पे खेलना स्टार्ट कर देते हैं, जो हम देख रहे थे ये आपको क्लियर है। चलिए GSVA को भी देख लेंगे अभी। क्या है मित्रों, ये जब तक कॉन्सेप्ट आप समझोगे नहीं ना तब तक इन डेटास को पढ़ने में मजे नहीं आएंगे आपको। देखो अब ध्यान देना, GSVA क्या होता है, स्टेट का वैल्यू एडेड, क्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड जो हुआ है, ये किस पर दे रखा है, करंट प्राइस पे दे रखा है। अब मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं, करंट और कांस्टेंट प्राइस से क्या क्या कहना चाहता हूं मैं, आपको ध्यान इस पे देना है, आपको ध्यान मित्र किस पे देना है, ये सेक्टोरल कंपोजिशन पे देना है। किस पे देना है, सेक्टोरल कंपोजिशन फॉर द ईयर 2022 एंड 23, आपको ध्यान इस पे देना है। लेकिन सर ये सेक्टोरल यहां पर तो लिखा है GSVA में, लेकिन जो आपने GDP वाले में बताया था इसमें तो ऐसा कुछ आपने सेक्टोरल बताया नहीं, हमें इसमें भी सेक्टोरल डेटा होना चाहिए था। GDP में सेक्टोरल में डेटा आपके पास नहीं है, GSVA में है, वैल्यू एडेड में है। इट मीन GSVA में बताता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में जो जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का कितना वैल्यू ऐड हुआ है, उस क्षेत्र में कितना वैल्यू ऐड हुआ है। इसको भी मैं आपको बड़े एक प्यारे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। एक बार ये डेटा देख लो, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, 3 सेक्टरों के माध्यम से हम देखते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। यदि मैं राजस्थान की बात करूं तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना ग्रॉस वैल्यू एडेड में ग्रोथ हुआ है, 28.95%, ये डेटा रटना ही पड़ेगा। और इंडस्ट्री में कितना है, 27.31%, ठीक है। ये हो गया 28 और 27, ये दो ही याद कर लो आप, ये दो याद कर लो। सबसे मजे की बात क्या है,
सामान्यतः जो इंडस्ट्री सेक्टर का जो वैल्यू एडिशन होता है या जीडीपी में हम देखते हैं वो इंडस्ट्री का ज़्यादा होता है एग्रीकल्चर से, लेकिन राजस्थान में हम क्या पाते हैं, राजस्थान में एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्विस सेक्टर का तो मेजर ज़्यादा होता ही होता है, क्लियर, सर्विस सेक्टर का तो ज़्यादा होता ही होता है। ये किसकी बात हो रही है, राजस्थान की। अच्छा, केवल राजस्थान की ग्रोथ अपन ने यहाँ दे रखी है, क्लियर। अगर इंडिया की बात करता हूँ, देखो इंडिया में एग्रीकल्चर कितना कम है, यहाँ पर 28 है, यहाँ पर 53 है, ये कितना हो गया 50 60 70 80 80 96, हाँ ठीक है 18%। अगर पूरे भारत की बात करता हूँ तो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, 18%। और 28%, 28.48 इंडस्ट्री का है। मतलब हमारा जो एग्रीकल्चर का है ना, भारत का, वो इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है। इसको इस प्रकार से याद करने का प्रयास करना। जो हमारा जो राजस्थान का एग्रीकल्चर का 28.95 है, वो लगभग किसका, वो मित्र लगभग अपने भारत का है, ठीक है। इसको एक बार देखना। चलो आगे बढ़े। और ये हमारे राजस्थान की ग्रोथ है, हमारी जो वैल्यू एडिशन में ग्रोथ रही है, एग्रीकल्चर में रही है 3rd नंबर पे, इंडस्ट्री में 2nd नंबर पे, और सर्विस सेक्टर में 1 नंबर पे। ये है ग्रोथ परसेंटेज में किसने कितना भैया ग्रोथ किया है, ये उसकी रैंकिंग है। उल्टी हो गई बिल्कुल, क्लियर है। मैं पुनः कह रहा हूँ, राजस्थान की इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर से कम है। 1 2 3, ये ध्यान रखना, SAI, साई, ठीक है। सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग आप जिसको कहते हैं, 28.95 और इसका 27, ऐसे याद कर लेना आप तो। और जो बच जाएगा वो सारा किसका बच जाएगा, सर्विस सेक्टर का बच जाएगा। तीनों कभी याद करने की जरूरत नहीं है, कोई से भी 2 याद कर लो, इसमें 27 28 याद कर लो। और ये 28 भी पूरा क्या लगभग 29 ही है, तो 28.90 28.95 याद करने में मुझे नहीं लगता कोई समस्या होगी। स्पष्ट है, चलो। अच्छा, ये मैंने यहाँ समझा दिया था, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बताया था ग्रॉस, और ग्रॉस से अगर हटा के आपको नेट पर, शुद्ध पर आना है तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन घटा देंगे। एक बार ये देख लो, ये बेसिकली आपके इसी में है, चिंता मत करो। इकोनॉमिक सर्वे में NSDP के बारे में एक बार थोड़ा सा देख लो। यार ये क्या करते हैं, नेट स्टेट, अगर मैं बात करूं राज्य की शुद्ध जैसे जीडीपी होती है, ऐसे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करूं, शुद्ध घरेलू उत्पाद राज्य का, तो जो जीडीपी है, इस जीडीपी में से क्या घटा दो, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल घटा दो। क्या घटा दो, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल घटा दो। स्थायी पूंजीगत उपभोग, मतलब आपने कंजम्पशन कर लिया, किसका कर लिया, जो फिक्स कैपिटल थी उसका कंजम्पशन कर लिया। सपोज करो मैं मोटरसाइकिल लेके आया, तो मेरी एक तरीके से फिक्स कैपिटल ही है, ठीक है, लंबे समय तक रहेगी। या हमने कोई बिल्डिंग बना दी भैया, हमने RS के विद्यार्थी तैयारी कर लिए, इसलिए सरकार ने एक बिल्डिंग बना दी 1 करोड़ रुपए की, आओ यहाँ पर कोचिंग फ्री मिलेगी। अब मुझे बताओ, 1 वर्ष बाद भी उस बिल्डिंग की कीमत उतनी ही रहेगी क्या, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की, जमीन की नहीं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की कीमत कम हो जाएगी। मतलब आपने कंज्यूम कर लिया। हाँ, इसको ऐसे समझो, जो आपके पास एसेट थी उसमें से आपने कुछ उपभोग कर लिया, तो उसको बेसिकली उसकी कीमत अब कम हो गई। अब ध्यान रखो, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, जो फिक्स कैपिटल थी, उस फिक्स कैपिटल का आपने क्या कर लिया, कंजम्पशन कर लिया। स्थायी पूंजी, जो पूंजीगत था, स्थायी पूंजी थी, उसका क्या कर लिया आपने, उपभोग कर लिया। तो यही मित्र अपना डेप्रिसिएशन कहलाता है इकोनॉमी की लैंग्वेज में, ध्यान रखना, यही डेप्रिसिएशन कहलाता है। इसलिए घबराना मत, एग्जामिनर देगा इनमें से कोई ना कोई एक ढंग का क्वेश्चन, तो बिल्कुल नहीं घबराना। CFC जो है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, दिमाग में डाल लेना, मूल्य ह्रास ही है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम CFC को क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन ही कहते हैं। लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, डेप्रिसिएशन यही तो होता है कि जो फिक्स एसेट की जो वैल्यू है उसमें क्या आ गई, कमी आ गई। ये आपका क्या कहलाता है, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है। अब देखो, आपको मैंने बताया था ग्रॉस से आपको किस पे आना है, नेट पर आना है, तो माइनस आप क्या कर दो, डेप्रिसिएशन कर दो, क्लियर। और अगर मार्केट प्राइस से आपको फिक्स कॉस्ट पर जाना है, मार्केट प्राइस से फिक्स कॉस्ट पे जाना है, तो आप क्या कर देंगे, मार्केट प्राइस से यदि फिक्स कॉस्ट पे जाना है कि बाजार मूल्य से, तो एक तो हम क्या घटा देंगे, उसमें से जो सब्सिडी वब्सिडी मिली थी वो जोड़ लेंगे वापस, जो मैंने आपको पहले बताया था। और जो इनडायरेक्ट टैक्स है,
वो हम क्या कर देंगे, मार्केट प्राइस में से जो है डेप्रिसिएशन तो मार्केट प्राइस में से सब्सिडी तो क्या कर लेंगे अपन, घटा देंगे, नहीं सब्सिडी जोड़ देंगे और इनडायरेक्ट टैक्स घटा देंगे, तो हमारे पास अपना ये फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा जो मैंने आपको पहले बताया था। अब एक बार इसको समझो, ये जीडीपी मार्केट प्राइस है, क्या जीडीपी मार्केट प्राइस है, ठीक है। कैसे आई, ये जो अपने पास ये जो शुद्ध राष्ट्रीय आय है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, इसमें अगर आप डेप्रिसिएशन जोड़ दोगे और विदेशों से आने वाली शुद्ध आवक को आप जो भी है माइनस कर देंगे और ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कर दोगे। देखो मैं इसलिए ये आपको बता रहा हूँ कि एग्जामिनर आपको देगा, आपको ध्यान है आरएस अपने प्री में ऐसा ही एक इक्वेशन आया था कुछ दिन पहले, मतलब इससे पहले वाले आई थिंक 2016 में, हाँ उसको अगर आपको थोड़ी सी भी बेसिक समझ होती तो आप उसको कर जाते, उसी के तरीके का ये फॉर्मूला है। और डेप्रिसिएशन निकालना है तो ये सीएफसी निकालना है, तो आप इसको सीएफसी को इधर लेके आओगे और बाकी डेटा इधर चले जाएगा, तो ये आपके डेप्रिसिएशन आ जाएगा कितना हुआ। ये एनसीईआरटी की 12वीं की किताब का है, चिंता मत करना, लेकिन अपने में है वो टॉपिक। मेंस का जब हम पार्ट पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से खोल के पढ़ेंगे, इसलिए घबराना नहीं है। अभी आपको केवल इतना ध्यान रखना है, ये जो सीएफसी है यही क्या है, मूल्य ह्रास होता है, यही मूल्य ह्रास होता है। तो कोई बहुत बड़ी टर्म में मत चल जाना, कोई गूगल फूगल करने की आवश्यकता नहीं है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल जो है इट मीन्स इट इज अ डेप्रिसिएशन। क्या है, डेप्रिसिएशन है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। और आप सब जानते हो डेप्रिसिएशन क्या होता है, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, जो हमारी स्थायी संपत्ति है उसकी कीमत में जो कमी हो जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम मित्र क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्लियर। और ये हमारा राज्य का क्या है, शुद्ध घरेलू उत्पाद है। जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद था उसमें से हमने क्या घटा दिया, डेप्रिसिएशन घटा दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, शुद्ध राज्य का घरेलू उत्पाद आ गया। क्लियर है। इसको देख लेते हैं अब, आइए साहब। प्रचलित कीमत, स्थिर कीमत, बेस ईयर 2011-12, मुझे नहीं लगता अब आपको समझने में दिक्कत आएगी। अब देखो हमारे यहाँ पर यदि मैं नेट देखूं तो कितनी आती है, 12,59,000, मतलब जो 14,13 थी, 14,13,000 थी, इसमें से हमने क्या घटा दिया, डेप्रिसिएशन घटा दिया, लगभग 2 लाख के आसपास। जो डेप्रिसिएशन घटा दिया तो कितना बच गया, 12.5 लाख बच गया। क्लियर, 12.5 लाख बच गया प्रचलित कीमतों पर। स्थिर कीमतों पर देखते हैं तो 799 था, लगभग 1 लाख डेप्रिसिएशन घट गया तो कितना बच गया, 6,94,000 बच गया 22-23 में। देखो ये क्या अनुमानित है मित्र, ये अनुमानित है। आपको 21-22 और 22-23 दोनों पर थोड़ा सा ध्यान देके चलना है। ये अनुमानित है 22-23, ठीक है ना। अच्छा, कितनी वृद्धि दर रही है, इसमें 16% रही है और इसमें 8% रही है। इसमें 16% रही है, इसमें 8% रही है। स्थिर कीमतों में जो हमारी नेट जीडीपी है वो नेगेटिव में रही थी 20-21 में 3.34, और ये पॉजिटिव में रही थी प्रचलित में 1.09, वो पॉजिटिव में रही थी 1.09। आई थिंक इसमें आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। एक वो जीवीए वाला कॉन्सेप्ट और बता देता हूं मैं आपको। हाँ, ये जीएसवीए भी एक बार हल्का सा आपको बता देता हूं तो आपका संकट ये भी खत्म हो जाएगा। जी, जीडीपी तो आपको ध्यान में आ गया। अब ये वैल्यू एडेड क्या भला है, इसको भी एक बार देख लो तो आपको आगे तक अपनी इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये जीवीए समझ लो, ग्रॉस वैल्यू एडेड। सकल मूल्य संवर्धित, मतलब मूल्य जुड़ रहा है, ठीक है ना। एक बार इसको देख लीजिए। क्या कहता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये देखो क्या एग्जांपल लूं मैं इसमें आपके साथ, चलो समझो इसको, ठीक है। चलो, एक होता है देखो किसान है, ठीक है, ये ले लो, ये अपने एनसीईआरटी में है, एक किसान है। क्लियर है। देखो मैं अभी शिमला गया था बीच में, तो शिमला में मैंने पूछा ये तुम जो गेहूं उगाते हो पहाड़ियों पे, इसमें फर्टिलाइजर डालते होंगे या पानी वानी करते होगे। हमारे तो गेहूं में हम पानी रोकते हैं रात्रि में भैया, सर्दियों में आपके कैसे रहता है। बोला सर हम तो कुछ भी नहीं करते, यहाँ तो ओस की नमी से ही उग जाते हैं, हम तो केवल बीज डालते हैं, हम कोई फर्टिलाइजर नहीं डालते।
और बीज भी क्या होता है, हमारे घर का खुद का ही होता है, जो फसल उत्पादित होती है उसी में से जो है कुछ अन्न रख लेते हैं, उसको बीज के रूप में संभाल के रख लेते हैं, कोई फर्टिलाइजर नहीं डालते। इसी तरीके से किसान ने यदि सपोज करो गेहूं उगे, मतलब कि मौसम आया, कुछ नहीं किया, जो पिछले वर्ष के गेहूं के दान अन्न बीज थे वही उसने डाल दिए, गेहूं उग गए। तो ये इसकी क्या थी, इनपुट कॉस्ट तो कुछ लगी नहीं, इनपुट कॉस्ट कुछ लगी कि नहीं लगी, सपोज करो 0 रुपये उसकी इनपुट कॉस्ट लगी, और उसने ये जो गेहूं हुए ये बाजार में बेच दिए, फॉर सपोज करो 100 रुपये में बेच दिए। कितने रुपए में बेच दिए, 100 रुपये में बेच दिए। ये आपकी थी इनपुट कॉस्ट, इस किसान की कितनी थी, 0। और ये क्या है, इसकी आउटपुट कॉस्ट है, कितनी है, 100 है। क्लियर। अच्छा, यहां से इसको लेके चले गया बेकरी वाला। कौन लेके चले गया, बेकरी वाला। क्या लेके चले गया, बेकरी वाला लेके चले गया। बेकरी वाले को कितने की पड़ेगी, बेकरी वाले को तो 100 रुपये की पड़ेगी, क्योंकि इसने तो 100 रुपये में बेच दी ना, किसान ने 100 रुपये की किसको बेची, बेकरी को। एक बात और बताओ, ये किसान में जो इसका ये प्रोडक्ट था जिसको इसने 100 रुपये में बेचे, इस बेचने में कितनी वैल्यू ऐड हुई, 100 रुपये ऐड हुई ना, ठीक है। और जो बेकरी वाला था वो कितने में लेके आया, 100 रुपये के ये गेहूं लेके आया। इसने साहब इसमें क्या किया, इसकी ब्रेड बना दी, ब्रेड बना दी, तो इसकी जो आउटपुट कॉस्ट हो गई कितनी हो गई, 200। कितनी हो गई, 200। मतलब इस 100 रुपये में कितनी वैल्यू ऐड कर दी इसने, 100 रुपये वैल्यू ऐड कर दी। क्लियर, क्लियर है। अब ये ब्रेड जो था ये होटल वाला लेके आ गया, होटल में लेके आ गया, कोई दुकान वाला लेके आ गया, चाय की थड़ी वाला लेके आ गया। तो ये जो 2 रुपये की आउटपुट कॉस्ट थी बेकर की, ये होटल की क्या हो गई, इनपुट कॉस्ट हो गई। जितने में बेकरी वाले ने बेचा, तो इस होटल वाले के लिए तो ये इनपुट कॉस्ट हो गई 200 रुपये। इसने भी भैया इस ब्रेड को यूज करके 300 रुपये में आगे बेच दिया। क्लियर है। या चाय वाय के साथ आपको दे दिया, तो लेकिन उसको आउटपुट कॉस्ट इस ब्रेड की 300 रुपये पड़ी होटल वाले को। कितना वैल्यू एडिशन किया है इसने साहब, 200 में 300, मतलब 100 रुपये का वैल्यू एडिशन किया। यहाँ तक क्लियर है क्या। देखो लाइट चली जाने की वजह से मेरे को ये रिकॉर्ड करके आपको देना पड़ रहा है, नहीं तो लाइव में मैं आपके कुछ प्रश्न भी देख लेता। वैसे देखो पढ़ाते वक्त मुझे प्रश्न लेने में इतने आनंद आते नहीं है, कारण ये है कि हमें मालूम रहता है कहाँ पर आप अटक रहे हो, कहाँ पर आप अटक रहे हो। और नहीं तो आप फिर बता दो भैया मैसेज करके, फिर अपन अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे अपने को, और कोई रास्ता भी तो नहीं है अभी। अच्छा, वैल्यू एडिशन कितने का हुआ, अगर मैं टोटल वैल्यू एडिशन की बात करूं तो टोटल वैल्यू एडिशन कितने का हुआ, 300 रुपये का हुआ। अब मुझे बताओ, ये 300 रुपये और ये 300 रुपये इक्वल है ना, ये 300 रुपये और ये 300 रुपये इक्वल है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आउटपुट कॉस्ट आती है फाइनल, हाँ, और जो वैल्यू एडेड आती है वो इक्वल आती है मित्र। वो क्या आती है, इक्वल आती है। किसान किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मित्र, प्राइमरी सेक्टर को, प्राथमिक क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अपना मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री को शो कर रहा है बेकरी वाला, और ये होटल वाला सर्विस सेक्टर को शो कर रहा है। तो बेसिकली वैल्यू एडिशन होता है ना, उसमें एक लाभ होता है। एक तो आपको मालूम पड़ जाए कि साहब 300 रुपये का टोटल प्रोडक्शन हुआ, जिसको आप जीडीपी के माध्यम से कहते हो। एक जीएवीए होता है वैल्यू एडेड। इस वैल्यू एडेड से आपको मालूम पड़ा कि किसान ने मतलब प्राइमरी सेक्टर में कितना वैल्यू एडिशन हुआ, 100 रुपये का हुआ। बेकरी ने 100 रुपये में कितना वैल्यू एडिशन किया, 100 रुपये का किया। होटल ने कितना वैल्यू एडिशन किया, 100 रुपये का किया। इट मींस प्राइमरी सेक्टर में, प्राथमिक क्षेत्र में 100 रुपये का वैल्यू एडिशन हुआ है इस वर्ष में। मैं तो 100 रुपये लिया, इसको आप डेटा और भी दूसरा हो सकता है। सपोज करो ये 200 की जगह 300 हो तो 200 रुपये का वैल्यू एडिशन हो जाएगा, 200 रुपये का वैल्यू एडिशन हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा वैल्यू एडिशन, 400 रुपये हो जाएगा। क्लियर। तो सर इससे फायदा क्या है, देखो इकोनॉमी में इसका बड़ा फायदा रहता है। इसी के माध्यम से मालूम कर सकते हैं कि हमें कौन सी अप्रोच किस क्षेत्र के लिए लगानी चाहिए, कौन सा क्षेत्र असल में हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसीलिए आपने जो डेटा देखा था जीएसवीए का, उसमें आपने एग्रीकल्चर सेक्टर, आपने मैन्युफैक्चरिंग वाला सेक्टर, इंडस्ट्री वाला और सर्विस सेक्टर, तीनों को अलग अलग आपने देखा। लेकिन जीडीपी में आपने देखा था क्या, जीडीपी में तो आपने टोटल फिगर देखी थी 14,13,000 प्रतिशत मूल्यों पर, 7,99,000 करोड़ स्थिर मूल्यों पे, यही देखी थी ना। उसमें तो आपने कोई चेंज नहीं देखे थे ना। तो ये ध्यान रखना, जीएसवीए
बेसिकली वैसे आपको आपकी इकोनॉमी का, कंट्री की एक सही पिक्चर देता है। क्या सही पिक्चर देता है। ये कैसी अप्रोच है, ये वैल्यू बेस्ड अप्रोच है। जीवीए क्या है, वैल्यू बेस्ड अप्रोच। किस सेक्टर ने कितनी वैल्यू ऐड करी। और जीडीपी क्या है, जीडीपी वॉल्यूम पर डिपेंड करती है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इन द कंट्री। यदि आपको टोटल प्रोडक्शन देखना है कि टोटल प्रोडक्शन कितना कि देश में कितना हो रहा है, तो आपको जीडीपी की फिगर लेनी पड़ेगी। और वैल्यू बेस्ड प्रोपोजिशन देखनी है पर सेक्टर की, तो आपको कौन सा देखना पड़ेगा, जीवीए देखना चाहिए। क्लियर, क्लियर है। और इसमें एक बात का और ध्यान रखना, जो जीवीए होता है अपना, उसमें गुड्स एंड सर्विसेज में जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है, ये जो है ना मध्यवर्ती कंजम्पशन है, ये वाला, कि किसान से यहाँ आया क्या कंजम्पशन हुआ, इस लेवल पर क्या कंजम्पशन हुआ, तो मध्यवर्ती कंजम्पशन गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन में यह भी आपको जीवीए ठीक ढंग से बताता है। क्लियर है, क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात और बताना चाह रहा था मैं आपको, वो भी हाथों हाथ देख लो, वो भी हाथों हाथ देख लो। जैसे कि जीडीपी अपनी है, ठीक है, जीडीपी में क्या होती है, जीवीए। जो मैंने आपको समझाया, ये जो 300 टोटल जीवीए है, यही तो अपने टोटल जीडीपी है, 300 रुपये इक्वली है ना। इस जीवीए में मैं क्या जोड़ दूं, इस जीवीए में जो सरकार के टैक्सेस हैं वो भी जोड़ दूं, और सरकार की सब्सिडी को घटा दूं। अगर मैं सरकार की सब्सिडी घटा दूं तो मेरे को जीडीपी मिल जाएगी ना। अब दो केस देखना, आपको आनंद आएंगे। अब देखो मित्रों, जो इकोनॉमिक्स का अपना मेंस का जो जल्दी ही अपना बैच जो चल रहा है विजेता वाला, 9 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, उसमें तो क्या हम ये सारी सारी एक एक सब्सिडी के बारे में भी खोल खोल के आपको समझा देंगे, टैक्स को भी खोल खोल के समझा देंगे। यहाँ पर अभी संभव नहीं होता, लेकिन जो बेसिक जानकारी इस फर्स्ट चैप्टर में होनी चाहिए, वो मेरा देने का प्रयास है कि एक छोटी ऐसी नींव तो बन जाए जिस पर आपकी आने वाली इकोनॉमिक सर्वे के सारे चैप्टर की नींव खड़ी होने लग जाए, आपकी सोच चेंज हो जाए, आप जो तालिकाओं को एनालिसिस करते हैं वो एनालिसिस करना सीख जाओ आप। इतना सा मेरा ध्येय है कि एनालिसिस करते हुए फिर आपको आनंद आए, अच्छा इतने रुपए कम हो गए हमारे राज्य के, इतने बढ़ गए, अच्छा अच्छा, ये आपको चीज समझ में आने लग जाए। अब देखो, जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए प्लस टैक्सेस में दो कंडीशन अपन लेके चलते हैं। एक लेके चलते हैं, जैसे 100 रुपये अपनी जीवीए है, टैक्स इसमें मैं ले लूँ 40 रुपये टैक्स ले लेता हूँ, 20 रुपये की आपको सब्सिडी मिल गई। वर्ड मास, पहले एडिशन देन सब्ट्रैक्शन, 140 में से 20 गए तो 120 रुपये। जीडीपी कितने की आई, 120 रुपये की आई। देखो, अब देखो, जीवीए तो 100 ही है, क्लियर, प्लस टैक्स कर दिए अपन ने, टैक्स बढ़ा दिए, 50 रुपये टैक्स बढ़ा दिए, और सब्सिडी कर दी अपन ने कम, सब्सिडी घटा दी, टैक्स बढ़ा दिए। इस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, हाँ, इस सिनेरियो में क्या हो जाएगा आपका, 150 में 10 गए 140, जीडीपी बढ़ गई ना। आप देखो, वैल्यू एडिशन तो इकोनॉमी में कुछ भी नहीं हुआ है, वैल्यू एडिशन तो इकोनॉमी में कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन यदि आपने टैक्स बढ़ा दिया, यदि आपने टैक्स बढ़ा दिया या सब्सिडी कम कर दी, तो टैक्स बढ़ाना या सब्सिडी कम करने से सीधा इफेक्ट किस पे पड़ता है, जीडीपी पे पड़ता है। सीधा इफेक्ट किस पे पड़ता है, जीडीपी पे पड़ता है। अब मेरी बात समझो, मैं क्या कहना चाह रहा था, जीवीए तो उतना ही है, हमने टैक्स और सब्सिडी में चेंजेस करके जीडीपी की कैलकुलेशन क्या हो गई, चेंज हो गई, चेंज हो गई ना। या तो आपको क्या दिखेगा, 140 रुपये जीडीपी बढ़ गई साहब, देश प्रगति कर रहा है, देखो जीडीपी बढ़ गई। लेकिन असलियत में क्या ऐसा हुआ कि नहीं, ये तो जो हमने टैक्स बढ़ाया है या सब्सिडी कम करी है, सारा खेल इसमें हुआ है। 150 माइनस 10, 140, 140 20, ठीक है, हाँ ठीक है, मैंने कहा कोई चक्कर तो नहीं पड़ गया। हाँ, तो एक बात का ध्यान रखना, अब इसीलिए जीवीए हम कैलकुलेट करने लग गए हैं। जीवीए के माध्यम से हमें सेक्टर वाइज मालूम पड़ जाता है कि भैया हमारी जो इकोनॉमी है इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, इसमें मित्र क्या परिवर्तन हो रहा है। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। हाँ, चलिए, आपने मजे मजे में बहुत बड़ी बड़ी बातें सीख ली हैं आज इस 1-1.5 घंटे के लेक्चर में। प्रति व्यक्ति आई, राजी हो जाओ, राजस्थान में आप और हम सब कितना कमा रहे हैं, 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। रोजगार बेरोजगार सब कितना तुम कमा रहे हो, 1.5 लाख रुपए एवरेज कमा रहे हो। कितनी ग्रोथ हुई है भैया हमारी इनकम में, प्रति व्यक्ति आय में 14%, 14.85% तनख्वाह बढ़ गई है। बेरोजगारों सुन लो भाई, स्थिर मूल्य
स्थिर मूल्य पे देखता हूँ तो 86,000 रुपये हमारी तनख्वाह है, और कितने परसेंट ग्रोथ हो गई है? 6.94% ग्रोथ हो गई है। क्या? 6.94% ग्रोथ हो गई है। इसको ऐसे समझ लो भैया, घर में 10 जने हैं, 10 भाई हैं, 10 भाइयों की टोटल जो इनकम आती है वो आती 10 लाख रुपए महीने की। ठीक है, मालूम पड़ा 10 में से 2 भाई हैं। क्या? 10 में से 2 भाई हैं, एक भाई की महीने की इनकम 3 लाख है और एक भाई की महीने की इनकम 4 लाख है। क्या? 4 लाख है। बाकी की कितनी बची? 3 लाख। अब इस 3 लाख में आपके सारे 7 भाई कमाते हैं, लेकिन यदि मैं एवरेज बात करूं तो इस परिवार की एवरेज कितनी आती है? एक भाई की 1 लाख रुपए आती है। तो वो यही है, इसलिए मन ही मन में हम राजी हो सकते हैं कि साहब हमारी कितनी तनख्वाह, मतलब प्रति व्यक्ति जो आय है वो कितनी हो गई है? 1.5 लाख हो गई है, 1,56,000। और पिछली वर्ष से बढ़ोतरी और हुई है बेरोजगार होते होते भी। कितनी? 14.85। भारत की यदि बात करूं तो 170 है और 96,522 ये अपनी स्थिर पर है। दूसरा पॉइंट ध्यान देना भैया, हमारी जो ग्रोथ है प्रति व्यक्ति आय की, हमारी प्रति व्यक्ति आय की ग्रोथ तो भारत की प्रति व्यक्ति आय की ग्रोथ से ज्यादा है। ये विशेष रूप से आप ध्यान रखना। हम कम जरूर हैं, हमारी प्रति व्यक्ति आय भारत में अगर ओवरऑल हम एज ए नागरिक प्रति व्यक्ति आय देखते हैं भारत के नागरिक के हिसाब से तो हमारी कम जरूर है, राजस्थान की हम बात करते हैं तो, लेकिन हमारी ग्रोथ भारत से अधिक है। इसका विशेष ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, सकल स्थायी पूंजी निर्माण, ये भी बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, GCFC बोलते हैं इसको। क्या? GCFC। ठीक है, GCFC ये भी देख लेते हैं भैया। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन मित्र अपने IAS में एक बार प्रश्न आया था। जी, ग्रॉस फिक्स कैपिटल कर लेना इसको, सॉरी है ना, GFCF कर लेना, गर्लफ्रेंड CF नहीं नहीं सॉरी, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, GCFF। ये भी अपने 12वीं की इकोनॉमी का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छे अच्छे यूँ कहते हैं लोग बाकी साहब पता नहीं कैसा कॉन्सेप्ट है, कहीं का कॉन्सेप्ट है, तुमने पढ़ी नहीं 12वीं के बारे में। जिसका काम उसी को साझे, इधर उधर से टीप के पढ़ाओगे तो भैया यही दिक्कत होगी। GFCF जो है ये भी अपने 11वीं 12वीं में कॉन्सेप्ट है। नेशनल इनकम का जो चैप्टर है उसको देखोगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। मैं इसको थोड़ा सरल करके आपको बताने का प्रयास करूंगा। ये अपने IAS में प्रश्न आया था, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, डिस्कस द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग ए कंसेशन एग्रीमेंट बिटवीन ए पब्लिक एंटिटी एंड ए प्राइवेट एंटिटी। अब मैं आपको इसका अर्थ तोड़ के बताऊंगा तो आपको लगेगा सर ये तो बड़ा सरल था। हाँ, बड़ा सरल था। कैसे? एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ए इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन हो, पूंजी जो है उसका निर्माण हो, उसके लिए आपको कैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब कोई सड़क बना रही है सरकार, हाँ, तो इससे कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है क्या? संपत्ति का निर्माण हो रहा है क्या साहब? बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, दूसरा इन्होंने पूछा कि जो संपत्ति का निर्माण हो रहा है इसको डिजाइन करते हुए कौन कौन से फैक्टर आपको ध्यान में रखने चाहिए। पब्लिक एंटिटी एंड प्राइवेट एंटिटी, आजकल अपन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड ऑफ मीडियम देखते हैं, बॉट बूट एनुअल हाइब्रिड एन्युटी, ये सारे फॉर्म देखते ही देखते हैं। आपको वो फॉर्म बताने हैं और जो इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं कैसे कैसे उसका इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में इस क्वेश्चन में आपको चर्चा करनी थी। यही कैपिटल फॉर्मेशन 12वीं का जो ये टॉपिक था, कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, सकल स्थायी पूंजी निर्माण, यहीं से ये आया था मित्र। ठीक है, चलो इसको भी मैं थोड़ा सा आपको बता ही देता हूँ क्या चीज है ये। प्यास लगाई जल नहीं है, चलिए देख लेते हैं भैया। कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, इस शब्द को अभी मैं तोड़ूंगा, एक बार अभी देख लेते हैं। जैसे आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है, हम इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैंने कोई ज़मीन खरीदी या मैं कोई कार खरीद के लेके आया, हाँ, ये क्या है? इन्वेस्टमेंट ही है किसी तरीके का। मैं कोई मशीन लेके आया, मेरे मेरे यहाँ पर आलू के समोसे बनाने के लिए अब मैं मशीन ही लिया है, उसमें मेरे को केवल आलू डालने पड़ते हैं, एक तरफ मैदा डालता हूँ, मैदा गूंथ के उसका तैयार हो जाता है और वही बिल्ले ही बना देता है, वही सारे काम कर देता है। 1-2 लाख रुपए की मशीन लेके आया इकोनॉमी में। तो मुझे एक बार बताओ,
ये जो मैं मशीन लेके आया, ये जो मैं मशीन लेके आया दोस्तों, अब इस मशीन से मेरा जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और इस प्रोडक्ट मशीन की वजह से 2 आदमियों की मेरी सैलरी बच गई, यहाँ भी मेरे बचत हो गई। दूसरा, मेरा प्रोडक्शन बढ़ गया। ये मेरी पूंजी है ना, मशीन मेरी मतलब मेरे व्यापार की पूंजी है ना, कैपिटल है ना मेरी। अब इस पूंजी से मैं क्या कर रहा हूँ, पूंजी का निर्माण कर रहा हूँ, कैपिटल फॉर्मेशन कर रहा हूँ। जहां पर पहले मैं 1 घंटे में 100 समोसे बनाया करता था, अब मैं 1 घंटे में 500 समोसों का प्रोडक्शन कर रहा हूँ इस मशीन के माध्यम से। ठीक है, तो 5 टाइम्स मैंने मेरी इनकम जनरेशन की स्पीड बढ़ा दी। तो इकोनॉमी में सपोज करो, पहले मेरे 100 समोसे बनते थे तो मेरा योगदान कितना था, 100 समोसे की कॉस्ट का योगदान था। अब मैं 500 समोसे बेच रहा हूं, तो इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ? मैंने इस पूंजी से निर्माण किया नहीं किया? मूल बात आप समझ गए। इससे क्या होगा, मेरी इस मशीन से मैंने क्या किया, मेरे गुड्स एंड सर्विसेज की मतलब प्रोडक्शन बढ़ा दी। अब गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन बढ़ा दी तो क्या हुआ, मेरा जो प्रोडक्ट का कुल मूल्य था, वो कुल मूल्य में बढ़ोतरी हुई या नहीं हुई? यदि मेरे प्रोडक्शन के कुल मूल्य में बढ़ोतरी हुई तो मुझे एक बार बताओ, मेरे देश की जीडीपी में बढ़ोतरी हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हो गई। तो यही क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन है। ये क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन है। ठीक है, क्यों मेजर करते हैं ये आपको ध्यान में आ जाएगा। अभी आपको इसके मालूम पड़ रहा है कि जो कैपिटल है, कि जो देखो अभी हमारा जो चीन के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट है ना, बड़े घाटे में रह रहा है। अभी भी आपको मालूम है, आप कह रहे हैं साहब चीन के साथ विवाद है, फिर भी हमारे बड़े घाटे हो रहे हैं। लेकिन मित्र, जो अभी जो हम चीन से इंपोर्ट कर रहे हैं ना, वो इंपोर्ट हमारा कैपिटल फॉर्मेशन में एडिफिकेशन कर रहा है। एक बार बताओ, आपने कोई बड़ी मशीन मंगाई, या तो आप एक काम करो, जैसे अपने प्लास्टिक के कोई डब्बे आते हैं, वो आप सीधे छोटे छोटे डब्बे चाइना से लेके आते थे। 1 करोड़ में कंटेनर भर के डब्बा आ जाएगा। क्या 1 2 3 कंटेनर भर के प्लास्टिक के डब्बे आ जाएंगे? उसके बदले में हमने क्या किया, हमने अब वर्तमान में पिछले 2 वर्षों में चाइना से हमने ये जो कैपिटल मशीनरी वगैरह इत्यादि गुड्स हैं ये मंगाए हैं। हमने मशीन ही मंगा ली, साढ़े बाप करने की मशीन ही टिका दी। और वो मशीन क्या करेगी, अब जनरेट करेगी यहीं पर। अब ये बनाएगी प्लास्टिक के डब्बे, 1 करोड़ के डब्बे 1 महीने में बनाएगी, तो ससुरी ने 12 महीने में 12 कंटेनर जितने डब्बे बना दिए प्लास्टिक के। हमें उसकी निर्भरता कम हो गई, और एक बार हमारे पास मशीन आ गई ना, तो उसका तो फिर हम जुगाड़ बना ही लेते हैं। तो हमारा जो इस समय चीन के साथ में जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो आप देख रहे हैं नेगेटिव चल रहा है, या यूँ कह लीजिए हमारा इंपोर्ट जो उससे बढ़ रहा है ना, वो हमारा इस कैपिटल गुड्स का बढ़ रहा है मित्र। ये ध्यान करना आप। उसका जब आप रेशो देखोगे ना, तो अन्य बनस्पत ये छुटकर जब फुटकर चीज़ें हम लिया करते थे ना, तार मंगा लिए, जैक पिन मंगा ली है, छोटे छोटे खिलौने के पार्ट्स मंगा लिए, इनकी जगह अब हम क्या कर रहे हैं, उन पार्ट्सों को बनाने वाली मशीनों को इम्पोर्ट कर रहे हैं, और उनके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, यहीं पर अब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये कैपिटल फॉर्मेशन हो ही रहा है ना। ठीक है, अच्छा इसमें अब है ना एक छोटी सी बात और देख लो भैया, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन है ना, एक एक शब्द देख लो तो आपको क्लियर हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट एंड, मैं थोड़े में आपको गागर में सागर भर देता हूँ, इसको आप काम में ले लेना। अब हम एक तो कैपिटल फॉर्मेशन समझ लेंगे और इन्वेस्टमेंट समझ लेंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो होता है मित्र, इन्वेस्टमेंट आप 3 तरह के देखते हो अपने इसमें। एक तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट होता है, एक रेजिडेंशियल होता है, और एक हमारे होता है दोस्तों आपके रॉ मार्केट में जो होता है। ठीक है ना, वो देख लो। चलो, कौन कौन से इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, 3 इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एक तो हो गया अपना बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं अपन, ठीक है, और दूसरा हो गया हमारा रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, घर मकान दुकान सरकारी ऑफिस लैंड लोन सब इसमें कर लो। एक इन्वेंट्री में स्टॉक मेंटेन करने के लिए, एक स्टॉक मेंटेन करने के लिए करते हैं। ठीक है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, बिजनेस इन्वेस्टमेंट ऐसे मैंने मशीन मंगा ली है, इक्विपमेंट मंगा लिए, टूल्स मंगा ली। रेजिडेंशियल में क्या होते हैं, राजस्थान आवासन मंडल ने घर बना दिए, अपार्टमेंट अपन बना ही रहे हैं। हाँ, अब ये जो इन्वेस्टमेंट 2 तरीका का भी होता है, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। मैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, चिंता मत करना।
एक होता है अपना पब्लिक और एक प्राइवेट। पब्लिक में आप क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन वन आता है जो पब्लिक का भी होता है, प्राइवेट में भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, इन दोनों में इन्वेस्टमेंट लगता ही लगता है ना। इसी तो कहते हैं कि बाजार में यदि मंदी आ जाए तो सरकार क्या करती है, पैसा झोंक देती है, हाँ, इन्वेस्टमेंट कर देती है किसमें, इकोनॉमी में। सड़कें बनाओ, बिल्डिंगें बनाओ, तो सड़क बनती है तो ऑब्वियस ही बात है कि उसका जो आप पैसा लगा रहे हो तो उसका जो रिपल इफेक्ट होता है वो नीचे तक आदमी के पास पहुंचता है। बिल्डिंग बनती है तो कितने हजारों लोग बिल्डिंग बनने के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनके पास पैसा जाता है, मार्केट में इकोनॉमी का पहिया चलने लग जाता है। इन्वेंट्री क्या होती है, इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट कि रॉ मटेरियल आपको रखना पड़ता है, मुझे आलू रखने पड़ते हैं भैया, मसाले रखने पड़ते हैं, तेल रखने पड़ते हैं, रॉ मटेरियल रखना पड़ता है। सेमी फिनिश गुड्स ये भी आपके इसी में आते हैं। ये आपका क्या है, बेसिकली इन्वेस्टमेंट है। क्लियर है, ठीक है ना। कुल मिला के बात ये है, बिजनेस में जो आपकी मशीनरी वगैरह है, मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स, आप इसको यूँ कह सकते हैं जो अपना रूप नहीं बदलते। आप मशीन लेके आए तो वो अपना रूप नहीं बदलेगी, आपको प्रोडक्शन बढ़ाएगी। वो क्या करेगी, प्रोडक्शन बढ़ाएगी। क्लियर। एक बात और देख लो, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल में मूल अंतर क्या है। कई बार आपके पिताजी कहते हैं ना, साहब मैंने इस छोरे पर बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, जब से पैदा हुआ है तब से इन्वेस्टमेंट ही इन्वेस्टमेंट करता जा रहा हूँ, मेरी कैपिटल नहीं बढ़ा। ये हाँ, सारी तैयारी करवा दी, सब कुछ करा दिया, खूब इन्वेस्टमेंट करा दिया। तो मेरी दुकान भी यदि मैं कहूँ, आप मेरे पास बैठे हुए थे, यार विकास जी आपने तो दुकान बड़ी चमका ली, कितना इन्वेस्टमेंट किया आपने। मैंने कहा भाई देख, अब तक इन्वेस्टमेंट हो गया इसमें 1 करोड़ रुपए। हाँ, तो आपने पूछा अब तक इन्वेस्टमेंट हो गया, एक पूछा आपने कैपिटल कितनी है। हाँ, तो कैपिटल आज के समय में मेरी कैपिटल इतनी है, इस वर्ष में इतनी थी। तो एक बात को आप थोड़ा सा इसको समझना, मैं इसको थोड़ा लंबा नहीं करूंगा। इन्वेस्टमेंट जो होता है वो आपको पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बताता है कि 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, जितना वर्ष उसमें कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, उसके हिसाब से इसकी कैलकुलेशन चलती है। इसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम में बताने वाली बात होती है ये। और कैपिटल क्या होती है, पूंजी क्या होती है, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, कैपिटल स्टॉक कॉन्सेप्ट है। कि मेरे पास अभी गाड़ी है, मशीन है, दुकान है, ये मेरा कैपिटल है, पूंजी है, ठीक है ना, पूंजी बन चुकी है। इन्वेस्टमेंट नहीं, इसको पूंजी के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये मेरी क्या स्टॉक कैपिटल है। हमेशा कैपिटल पॉइंट ऑफ टाइम पे बताई जाती है कि इस समय पर आपकी कितनी कैपिटल है, ये इस हिसाब से बताई जाती है। ये आपको ध्यान में आ गया। अगला आपका शब्द था कैपिटल फॉर्मेशन। क्या था, कैपिटल फॉर्मेशन क्या था। इन शब्दों को आप समझ जाओगे ना तो बड़े से बड़े टर्म आ जाएंगे, आपके लिए बहुत सरल हो जाएंगे। कैपिटल फॉर्मेशन ये क्या है, पूंजी, और पूंजी का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। अब इस कैपिटल को बढ़ाने के लिए जो आप काम करेंगे यही तो आपका कैपिटल फॉर्मेशन है। कौन सी बड़ी गणित है भाई, क्यों परेशान होते हो। कैपिटल का फॉर्मेशन, कैपिटल को बढ़ाया, यही तो आपने फॉर्म किया। हाँ, मतलब कि आपके कैपिटल स्टॉक में जो भी चेंज हुआ है और वो किस लिए हुआ है, इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, यही आपका पूंजी निर्माण है। आप एक मशीन लेके आए, वो आपकी पूंजी थी, उस मशीन से आपने बहुत सारे और नए कैपिटल फॉर्मेशन में यूज में किया। मैंने बहुत सारे समोसे बना दिए, समोसे भी तो मेरी संपत्ति है। अगर मैं बड़ी इंडस्ट्री की बात करता हूँ, मैं कोई मशीन लेके आया गाड़ी बनाने की, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की, या उसके जो वो ईवी के सेल्स बनाने वाली, तो मशीन मेरे पास आई, उस मशीन ने भैया जो ईवी के सेल्स बनाए तो उससे मेरे देश की क्या हुई, इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी बढ़ी, क्योंकि मैंने वो गुड्स का प्रोडक्शन किया और उससे मेरे देश की जीडीपी बढ़ गई। तो कैपिटल स्टॉक में, पूंजीगत स्टॉक में जब भी चेंज हो और उससे क्या होती है, आपकी इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो यही आपका क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन है। लोड नहीं लेनी है। इसको हम कैसे बताते हैं, इसको इतना सा देख लो। चेंज इन कैपिटल, यहां पर इकोनॉमी में अपन केसेस को बताते हैं, चेंज इन कैपिटल, ठीक है ना। इसमें देखते हैं चेंज इन कैपिटल। चेंज इन कैपिटल क्या हुआ आपका, कि आपकी 2022-23 में जो कैपिटल थी, ठीक है ना, इसमें से 2021-22 की कैपिटल माइनस कर दो, तो ये आपकी कैपिटल फॉर्मेशन होगी। तुम मेरे पास पिछले वर्ष आए थे, बोलो भाई विकास जी आपकी दुकान में आपकी कितनी कैपिटल है, मैंने किया 80 लाख के आसपास कैपिटल। अगले वर्ष आए कि सर इस समय आपकी कितनी कैपिटल हो गई, मैंने यार एक मशीन और खरीदी थी 5-6 लाख रुपए की, एक बड़ा फ्रीजर खरीदा था, तो टोटल अब मेरे पूंजी जो है मेरे धंधे में वो है 1 करोड़ रुपए। तो मैंने क्या किया, 1 करोड़ में से पिछले साल का 80 लाख रुपए मेरी दुकान में से घटाया, तो कितना कैपिटल फॉर्मेशन कर लिया मैंने, एक साल में 20 लाख रुपए कर लिया। कितना मैंने कर लिया, 20 लाख रुपए कर लिया। इट मीन्स इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज ऑफ कैपिटल। ये तो हो गया, 20 लाख रुपए का और इन्वेस्टमेंट किया नहीं किया मैंने इस एक साल में। मैं वो फ्रीजर लेके आया, वो मेरा इन्वेस्टमेंट था।
मैं एक दो मशीन कोई और लेके आया तो वो भी मेरा इन्वेस्टमेंट था। तो इससे मुझे मालूम पड़ गया कि पूंजी में जो परिवर्तन होता है वही तो मेरा भैया इन्वेस्टमेंट है। GCFC आपको समझ में आ जाए, GFCF आपको अब समझ में आ जाएगा। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब कि फिक्स कैपिटल में कितना आपका फॉर्मेशन हुआ उसी के बारे में बता रहा है। और ये जो फिक्स कैपिटल में फॉर्मेशन, मैं आशा करता हूं आपको ध्यान में आ भी गया होगा। क्लियर है? वैसे जो जो ग्रॉ ये जो होता है ना, जो आप बोलते हैं ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है ना, दो टाइप का होता है वैसे तो। ये GF गर्लफ्रेंड, CF, हाँ ठीक है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। और एक ऐसे नेट कैपिटल फॉर्मेशन और होता है, हमारे NCERT में इसके बारे में दे रखा है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। हमने पहले कैपिटल को देखा, फिर हमने फॉर्मेशन को समझा, फिर हमने समझा कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है। और ये फिक्स कैपिटल की बात कर रहा है। फिक्स कैपिटल क्या होती है? एक ही जगह जो पड़ी है, जैसे मकान, दुकान, रोड इत्यादि बना दी, बिल्डिंग बना दी सरकार, इसी के बारे में बात कर रही है। ठीक है, ये मुझे लगता है यहाँ तक आपको ये फंडा भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब डेटा पे खेलना स्टार्ट कर दो, अब कोई चक्कर नहीं है। अब मैं आपके साथ ये जितने भी डेटाज हैं इनके साथ खेल लेता हूं। ये क्या है? सकल स्थायी पूंजी निर्माण। ये क्या है? GFCF, गर्लफ्रेंड CF, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, सकल स्थिर पूंजी निर्माण। देखो अब इसमें सेक्टर दे दिए, कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन, निर्माण, विद्युत गैस, रेलवे, संचार, लोक प्रशासन, ये आपको दे दिए। ठीक है ना? अब इसमें देखो, कृषि में 9,892 था 20-21 में, और 21-22 में कितना कैपिटल फॉर्मेशन हो गया? 11,816। मैंने आपसे क्या कहा था? कैपिटल फॉर्मेशन 20-21, ठीक है, और कैपिटल फॉर्मेशन 21-22। इसमें से आप ये 20-21 का माइनस कर दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा कि कितना कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, कितना आपने पूंजी का निर्माण किया। हाँ, ये हमें हर सेक्टर में मालूम होना चाहिए कि हमारी जो कुल GDP है उसमें कितना कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। उसी के लिए ये है कि रेलवे में कितना हुआ, मत्स्य में कितना हुआ, खनन में कितना हुआ। ठीक है, अगर मैं बात करूं सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा होगा, वही निर्माण सेक्टर होगा। सबसे बड़ा सेक्टर मित्र कौन सा है? 1 नंबर पे निर्माण सेक्टर है। और उसके बाद आपका कौन सा है? आवासीय भवन, और फिर आपका लोक प्रशासन। 1, 2, 3। टोटल कैपिटल फॉर्मेशन की यदि बात करो तो 21-22 में इसमें दिखा रखा है 3,46,844, 3,46,844। ठीक है, अब आपको खेलना सीख जाओगे आप। चलिए अब प्राइस स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। मूल्य सांख्यिकी। मूल्य सांख्यिकी क्या होता है भैया? जुकाम लग रही है। मूल्य सांख्यिकी क्या होती है? मूल्य सांख्यिकी, प्राइस स्टैटिस्टिक्स, कीमतों से रिलेटेड है। जो कीमतें होती है ना, मेरे समोसे की कीमत आज 10 रुपये है, 3 महीने बाद यदि 20 रुपये हो गई तो जो परिवर्तन आ गया, ये मूल्य में जो परिवर्तन होता है ना, इसी को जांचने के लिए मूल्य सांख्यिकी बनती है। कि विकास जी की वजह से फूड इंडस्ट्री में महंगाई बढ़ गई, इनके समोसों की वजह से दुनिया बावड़ी हुई जा रही है, और इनके समोसे 10 रुपये के नहीं 100 रुपये के बिकने लग गए। तो इन्होंने क्या कर दी? समोसों की कीमतें बढ़वा दी। कीमतें विभिन्न आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करती हैं। विशेष रूप से मूल्य परिवर्तन की वित्तीय निगरानी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका सीधा असर आर्थिक नीति एवं नियोजन पर पड़ता है। इट मीन्स क्लियर है? कहते हैं ना महंगाई को कंट्रोल में रखो, वही वाली बात है ना? मर्म समझ रहे हो ना इसका? इनमें होने वाले परिवर्तनों के पर्यवेक्षण के लिए जो सबसे बड़ा उपकरण है, इनिशियली जो प्राइमरी उपकरण है, प्राथमिक उपकरण है, वो क्या है? मूल्य सूचकांक है। इस मूल्य सूचकांक के माध्यम से हम देख लेते हैं कि तेल के भाव बढ़ गए, सब्जी के भाव बढ़ गए क्या, किसके कम हो गए, किसके ज्यादा हो गए। उसके अनुसार फिर हम हमारी आर्थिक नीति और हम उसकी प्लानिंग करते हैं। क्लियर? इसलिए मूल्य सांख्यिकी बेहद इंपॉर्टेंट है। निश्चित समय अवधि के दौरान किसी क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य स्तर में होने वाले सापेक्ष परिवर्तन, ध्यान रखना, सापेक्ष परिवर्तन मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। सापेक्ष मतलब एक दूसरे का इक्विवेलेंट वाला परिवर्तन। ठीक है ना? ये बड़ा सिंपल है। गुड्स एंड सर्विसेज में जो गुड्स एंड सर्विसेज में चेंजेस हो रहे हैं, उसको नापने के लिए हमने एक इंडेक्स बनाया होता है। और वो इंडेक्स किसका होता है? प्राइस इंडेक्स, जो मैंने आपको बताया था, वैल्यू ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, स्टार्टिंग में आपको बताया था ना। और इसको हम जांचने के लिए 2 तरह के इंडेक्स काम में लेते हैं, एक उपभोक्ता का मूल्य सूचकांक, एक थोक मूल्य सूचकांक।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की आपको जरूरत पड़ी साबुन की, पीछे की दुकान से जाके एक साबुन लिया है तो वो रिटेलर से लिया है, माँ ने कहा बेटा एक साबुन 10 रुपए का आता है, एक काम करना तू उधर की तरफ जा रहा है थोक बाजार की तरफ, तो वहां से 10 साबुन लिया ना, चूंकि एक साबुन पे अपने 2 रुपए बच जाएंगे तो बेटा 10 साबुन पे 20 रुपए बच जाएंगे, तो 20 रुपए की अपनी कोई आधा किलो कोई पाव भर कोई सब्जी आ जाएगी एक टाइम की। हाँ, तो ये जो थोक मूल्य सूचकांक है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यही है, इसको अपने बेसिकली इकोनॉमी के सारे कॉन्सेप्ट भाई अपने घरों के रोज के मर्रे के जो अपन ट्रांजेक्शन करते हैं ना उसी से पैदा हुए हैं। बस ये है कि वो चीज़ आपको वहां से समझाने वाला कोई होना चाहिए बस। और ये कोई कोई बहुत सरल सब्जेक्ट है, बहुत सरल सब्जेक्ट है, रोज जो आप काम करते हो उसी को बस यहाँ पर कुछ भारी भारी शब्दों से मेंशन कर दिया। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक। राजस्थान में मूल्य सांख्यिकी, हमारे राजस्थान में ध्यान रखना ये साप्ताहिक आधार पर तैयार होती है, ठीक है, आर्थिक एवं सांख्यिकी आधार पर, साप्ताहिक आधार और वस्तुओं के थोक एवं खुदरा भावों को 1957 से हमने कुछ केंद्र फिक्स कर रखे, उन केंद्रों पर जाकर हमने एक बास्केट बना रखी है प्रोडक्ट्स की, उन प्रोडक्ट की वहां जाके कीमत देखते हैं कि भैया इनकी कीमत इस एरिया में कितनी है, इस बाजार में कितनी है, ठीक है, कुछ हमने केंद्र चयनित कर रखे हैं, वहीं से हम क्या करते हैं डेटा कलेक्ट करते हैं। और ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है दोनों पे, जिसपे तारा लगा रहा हूँ वो बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला तारा साप्ताहिक आधार पर हम करते हैं राजस्थान में राज्य सांख्यिकी, कब से हम कर रहे हैं 1957 से कर रहे हैं, कुछ चयनित केंद्रों पर हम कंटिन्यूस संग्रह करते आ रहे हैं। पशुधन उत्पाद, उप उत्पाद, भवन निर्माण हेतु भवन सामग्री, मजदूरी दरों के भाव राज्य के सभी जिलों से प्राप्त कर संकलित किए जाते हैं। एग्जाम पूछेगा निम्न में से कौन सा आइटम आप सभी जिलों से संकलित करते हैं या नहीं करते हैं, या कौन सा एक प्रोडक्ट है जो करते हैं। ध्यान रखना पशुधन उत्पाद, उप उत्पाद, भवन निर्माण हेतु भवन सामग्री एवं जो आपकी मजदूरी दरें, हर जिले में अब कुछ ना कुछ मजदूरी दर फिक्स होती है। मैं वहाँ हिमाचल में अभी गया था तो मैंने पूछी, मैंने यार तुम्हारे यहाँ मजदूरी क्या भाव है जो मकान वकान बनाते हैं, क्योंकि सारी चीज पहाड़ी पे लेके जानी पड़ती है। तो वहाँ उन्होंने बताया साहब 600 रुपये का मजदूर मिलता है यार। हमने कहा हमारे जयपुर में तो 700 800 900 रुपये से कम का बेलदार नहीं है, हमारे तो रेट बहुत ज्यादा हो गए मैदानी इलाके में भी। हाँ चलिए, औद्योगिक श्रमिकों के लिए हम क्या लेते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक श्रम ब्यूरो है शिमला, वो इसको तैयार करता है, ठीक है, औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई श्रम ब्यूरो तैयार करता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन सा आधार वर्ष लेते हैं हम, 1999 2000, कांस्टेंट वाली बात है, क्लियर है ना, समझ में आ गया ना क्यों ले रखा है 99 2000 कि हमने ऐसा ले रखा है प्राइस जिसमें कोई ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हुआ हो सकता है होलसेल प्राइस इंडेक्स में अगर आप इस वर्ष का ले लें या पिछले वर्ष का ले लें और मालूम पड़े कि उस वर्ष में एकदम से उस चीज़ के भाव कम हो गए या बढ़ गए तो फिर इसमें वेरिएबल आ जाएगा। तो हम जो लेते हैं सामान्यतः वो आधार वर्ष जो कांस्टेंट में मैंने आपसे चर्चा करी थी वही है। WPI के लिए क्या है 1999 2000 बेस है, 100 को मान के चलते हैं। व्यापक रूप से मूल्यों के उतार चढ़ाव को ये व्यक्त करता है। सरकार, व्यापार, राजकोषीय, मौद्रिक और राज्य आर्थिक नीतियों के निर्माण में WPI की महत्वपूर्ण भूमिका है। मेंस के हिसाब से सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों के तुलनात्मक अध्ययन में भी ये बड़ा सहायक है। किसमें, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर के मूल्यों में भी। ये मित्र ध्यान रखना साप्ताहिक आधार पर जारी किए जाते हैं, तारा लगा देता हूं। और इसमें कितने वस्तुओं की बास्केट है, 154 वस्तुएं हैं जिनकी कीमतों को हम जज करते हैं, जिसके माध्यम से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे थोक मूल्य बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। प्राथमिक वस्तुएं कितनी है 75। विनिर्मित उत्पाद समूह कितनी है, विनिर्मित मतलब मैन्युफैक्चरिंग वाला। ईंधन, शक्ति, प्रकाश और उपस्नेहक, उपस्नेहक समूह कितने हैं 10 हैं। जोड़ लो 9 और 5 14 का 4, 1 हासिल, 7 8 9 6 15, 154 आ गया ना टोटल 154 वस्तुएं। ध्यान रखना इस पे भी तारा लगा देता हूँ और इसका बाइफिकेशन याद रहे, ये भी बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अब एक मेरी बात समझना, आप यहाँ पे देखोगे पिचहत्तर 79 10 का हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप देखो ये प्रतिशत जो है ना ये डिफरेंट है, ये वेटेज को बताता है कि ये जो वस्तुएं हैं, इतनी वस्तुएं हैं, इनका वेटेज किसका ज्यादा है। विनिर्मित उत्पाद समूह का वेटेज लगभग 49% है, प्राथमिक का 33% भार है और ईंधन, शक्ति, प्रकाश और उपस्नेहक समूह का 16.25 है।
चलिए, राजस्थान का थोक मूल्य सूचकांक यही पहला प्राथमिक वस्तुएं जो हमने देखा, प्राथमिक वस्तु में कौन सी आएंगी, कृषि वस्तुएं और खनिज। ध्यान रखना खनिज भी प्राथमिक वस्तुओं में आता है। दूसरा हमने देखा था ईंधन, शक्ति, प्रकाश और उपस्नेहक। और तीसरा हमने देखा था विनिर्मित उत्पाद। यही हमने देखे थे ना। ये आधार वर्ष हमने 100 मान रखा है, इस 100 के बेसिस पर इनकी होलसेल प्राइस को यहाँ पर बता रखा है। ठीक है मित्र, टोटल ध्यान रख लेना 385.45 है। समस्त वस्तुओं को कर लेते हैं तो 385.45 है। और ये परिवर्तन को बता रहा है कि जो पर्टिकुलर हर सेगमेंट है उसमें कितना प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है। देखो अब आपको क्या आनंद आ जाएंगे, अब आपको इतनी दिक्कत नहीं है इनको एनालिसिस करने में। जो हमने एक्सरसाइज स्टार्टिंग की 5-6 टेबल्स में कर ली ना, तो उसको अब आपके लिए काफ़ी आसानी हो गई। अब प्राथमिक वस्तुएं वही, प्राथमिक वस्तुओं में कितना चेंज हुआ है भैया, 9.92%। कृषि वस्तुओं की यदि मैं बात करता हूँ 9.92 टोटल है, मतलब इन दोनों का। ठीक है, और यदि मैं ईंधन और उपस्नेहक और शक्ति की बात करता हूँ तो 1.20% भाव बढ़ गए और विनिर्मित उत्पाद के 5.90 बढ़ गए। अगर मैं कुल बात करता हूँ तो 6.12% हमारे होलसेल प्राइस इंडेक्स की प्राइस में परिवर्तन आ गया है। ठीक है, आगे बढ़े। सीपीआई क्या होता है, ये कंज्यूमर की बात है। जो माँ ने बोला था पीछे वाली खुदरा दुकान से एक साबुन लिया, एक समय अवधि, दोनों में समय अवधि है, होलसेल में भी इसमें भी। हम एक समय अवधि के अंतर्गत जो हमने कुछ वस्तुएं और सेवाओं को फिक्स कर रखा है, उनकी हम खुदरा मूल्यों के आधार पर सामान्य स्तर पर, जो उनके सामान्य स्तर, जो मूल्य स्तर हैं, उसमें जो परिवर्तन होते हैं उसको मापते हैं। इनमें बदलाव से उपभोक्ता की आय और उनके कल्याण की वास्तविक क्रय शक्ति को प्रभावित करती है। देखो होलसेल प्रोडक्ट तो भैया दुकानदार खुद बेचने के लिए लेके आता है, लेकिन यदि मैं किसी पर्टिकुलर उपभोक्ता के बदलाव की बात करता हूं तो वह कौन सा इंडेक्स होता है जो रिफ्लेक्ट करता है, सीपीआई करता है। ध्यान रख लेना, पुनः कह रहा हूं, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या करता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स भैया ये तो बड़ी बड़ी नीतियां बनाने में आपको मदद करता है। राष्ट्रीय और वैश्विक मूल्यों के आपस में परिवर्तन का तुलनात्मक अध्ययन करने में काम देता है। लेकिन भैया किसी व्यक्ति के बारे में, किसी एक व्यक्ति के बारे में ध्यान करना है, किसी एक उपभोक्ता की आय में क्या प्रभाव पड़ रहा है इसमें ध्यान रखना है, उसके कल्याण में क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके लिए हम भैया सीपीआई इंडेक्स को ध्यान में रखते हैं। ध्यान रखना, इसमें होने वाला बदलाव उपभोक्ता की आय और उसके कल्याण की वास्तविक क्रय शक्ति को डायरेक्ट प्रभावित करता है। तो अगला स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट, इन्फ्लेशन के लिए, मुद्रास्फीति के लिए डब्ल्यूपीए की अपेक्षा सीपीआई पर सरकार का अधिक ध्यान केंद्रित होता है। क्यों होता है ये आपको ध्यान में आ गया ना। केवल ये सेंटेंस लिख दूं इससे पार नहीं पड़ने वाली। इसलिए होता है कि भैया कंज्यूमर, पीछे साबुन मेरा कितने का मिल रहा है दुकान पे जाके, उस पर प्रभाव पड़ता है। थोक मार्केट में तो चाहे 6 रुपए का मिल रहा हो, लेकिन मेरे पीछे खुदरा की दुकान में वो पट्टा 10 रुपए का बेच रहा है, इट डायरेक्टली इफेक्ट्स कंज्यूमर। ध्यान रखना, तो होने वाले कोई भी सीपीआई में जो बदलाव होता है, उपभोक्ता की आय और उसके कल्याण की जो वास्तविक परचेजिंग पावर है उसको डायरेक्ट इफेक्ट कौन करता है, सीपीआई करता है। इसीलिए सरकार किस पे ध्यान अधिक देती है, सीपीआई पे ध्यान अधिक देती है। क्लियर है, चलो आगे बढ़े। हम प्रतिमाह 4 विभिन्न प्रकार के सीपीआई तैयार करते हैं। देखो ये इंडस्ट्रियल वर्कर है, ये कृषि श्रमिक है, एग्रीकल्चर लेबर, ग्रामीण श्रमिक, रूरल लेबर, ग्रामीण शहरी और संयुक्त। सीपीआई ये हो गया आपका रूरल, अर्बन एंड कंबाइंड। ठीक है ना, ये कंबाइंड है, इसको बोलते हैं रूरल, अर्बन और कंबाइंड। ठीक है ना, इसमें ध्यान देना, ये कौन बनाता है, नई दिल्ली बनाती है, एनएसओ नई दिल्ली बनाती है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, एग्जामिनर इनके बेस ईयर पूछ लेता है। क्या बेस ईयर पूछ लेता है। आपको बेस ईयर किसका याद रखना है, इंडस्ट्रियल वर्कर का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है, इंडस्ट्रियल वर्कर का ध्यान रखना है। कितना है, 2016। कितना है, 2016। अच्छा, एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर की बात करता हूं तो, एग्रीकल्चर और रूरल लेबर की बात करता हूं तो इन दोनों में कोई संकट नहीं है, इन दोनों में मित्र कोई संकट नहीं है, सेम ही है, 86-87, 86-87। अच्छा, ये इंडेक्स कौन तैयार करता है, तीनों के तीनों मित्र, ये इंडेक्स श्रम ब्यूरो शिमला तैयार करता है। अभी मैं शिमला ही घूमने गया था, तो श्रम ब्यूरो शिमला तैयार करता है। लेकिन अर्बन, रूरल और कंबाइंड इनका कौन तैयार करता है, एनएसओ नई दिल्ली तैयार करता है। क्लियर है, एनएसओ नई दिल्ली तैयार करता है।
IW इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर, ये छोटे छोटे जो तीनों है ना, IW, AL, RL, ये तीनों कौन करता है? शिमला करती है, श्रम ब्यूरो शिमला जारी करती है। और ग्रामीण शहरी एवं संयुक्त हेतु दो कौन करती है? रूरल अर्बन कंबाइंड का कौन करता है? NSO नई दिल्ली करती है। क्लियर है? चलो अब देखो ये छोटी छोटी मूल्य सूचकांक है, इनको देख लो। ये औद्योगिक श्रमिकों का समूहवार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। ये आपको प्रोडक्ट दे रखे हैं, खाद, पान, सुपारी, वस्त्र, आवास, ईंधन, प्रकाश, और ये आपको जनरल इनका इंडेक्स दे दिया। क्लियर? अब आप केंद्र देखो, हमारे पूछा जाता है एग्जाम में कि केंद्र कहाँ कहाँ से भैया आप डेटा इकट्ठे करते हो। एक तो अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर। जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा। जब जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, इन तीनों केंद्रों से हम क्या करते हैं? ये डेटा इकट्ठा करते हैं। ठीक है, ये आप देख लेना। जैसे यहाँ माइनस में वस्त्र और जूते का आ रहा है, मतलब वस्त्र और जूते की भैया दाम कम हो गए औद्योगिक श्रमिकों जो हम पैसा दे रहे हैं। ठीक है, औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये क्या है? CPI। ठीक है, वही अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, इन 3 केंद्रों से लेके आ रहे हैं, और ये अखिल भारत है। ये सूचकांक है, कितने वर्ष में परिवर्तन हुआ इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, मेन इंपॉर्टेंस अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर इत्यादि का है। और एक 2022 का डेटा देख लेना है। टोटल सूचकांक अलवर का 126 है, इसका भी 126.7 है, जयपुर का 122.8 है। स्पष्ट है? ये आप देख लेना एक बार। और सबसे ज्यादा परिवर्तन किस में हुआ है? इसमें भीलवाड़ा में हुआ है। ये कृषि श्रमिकों के लिए है, जो हमने 4 बांटे थे ना, वो तो हो गया इंडस्ट्रियल। और ये कौन से लेबर की बात कर रहे हैं? एग्रीकल्चर लेबर के लिए CPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। देखो आधार वर्ष कितना लिखा हुआ है? 86-87 लिखा हुआ है। बेस ईयर 100, कृषि वर्ष जुलाई से जून। ये और इम्पोर्टेंट, कृषि वर्ष हमारा क्या मानते हैं? जुलाई से जून मानते हैं, जब बारिश स्टार्ट होती है गर्मियों के बाद में, और जून तक हम इसको अपना कृषि वर्ष मानते हैं। क्लियर है? ये वर्ष है 22-23 का, एक बार देख लेना। राजस्थान का सामान्य सूचकांक 2237 है। ठीक है, और सामान्य सूचकांक अखिल भारत का 1149 है। एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न उठा उठा के देता है कई बार, आपसे बेस ईयर पूछ लेगा एग्रीकल्चर लेबर का, और कृषि वर्ष भी आपसे पूछ लेगा। ये अपना ग्रामीण, शहरी और संयुक्त तीनों का जो NSO निकालता है डेटा दिल्ली, उसका डेटा इस पे दे रखा है। क्लियर? अब इसमें भी ध्यान रखना, ग्रामीण, शहरी, संयुक्त के लिए राजस्थान का पूरा एक साथ निकलता है, पूरा राजस्थान का ग्रामीण क्षेत्र, पूरा राजस्थान का शहरी क्षेत्र, और इन दोनों को मिला के संयुक्त, इन तीनों का डेटा निकलता है। संयुक्त 168, ध्यान रखना। ठीक है, और इससे पहले जो कृषि है, कृषि में भी ध्यान रखना, राजस्थान का निकलता है पूरा, 2 भागों में बांट रखा है, खाद्य समूह और सामान्य समूह। लेकिन मैं इंडस्ट्रियल वर्कर की बात करता हूं, तो इंडस्ट्रियल वर्कर का डेटा हम 3 जिलों से लेते हैं। अलवर केंद्र बना रखा है, भीलवाड़ा केंद्र बना रखा है, और जयपुर केंद्र बना रखा है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल वर्कर में तीनों जगह से लेता हूं। और कृषि की यदि बात करता हूं तो अखिल राजस्थान की बात करता हूं। ठीक है ना, उसमें केंद्र ऐसे नहीं बांट रखा मैंने, अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर। चलिए, अच्छा इसका आधार वर्ष देख लेना, 2012। ठीक है मित्र, कंबाइंड का कितना है? 2012। उसमें मैंने शायद लिखा नहीं था, हाँ ये लिखा हुआ नहीं है ना, ये 2012 कर लेना। इसका बेस ईयर क्या है? 2012 है। क्लियर? ये लिखा हुआ। और इसका कितना है? 86-87। और इससे पहले वाला इंडस्ट्रियल वर्कर का कितना है? 16। ये बेस ईयर पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना मित्र। एग्रीकल्चर, कृषि श्रमिक और ग्रामीण श्रमिकों का सेम ही है, क्योंकि कृषि भी कहाँ होती है? अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में होती है, तो उनका जो बेस ईयर दोनों का सेम है, 86-87, 86-87। क्लियर है? कोई शंका है इसमें? और इंडस्ट्रियल वर्कर का 2016। चलो, हमने जो पहला एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर था वो कर लिया है। सबसे बड़ी बात कि हमने जो टेबलों को कैसे एनालिसिस करना है, एग्जामिनर किस सोच के हिसाब से वो उसमें से प्रश्न पुटअप करता है, ये हमने देख लिया। और बड़े ही अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी हमने देख लिए। GCFC देख लिया, GCFC नहीं, गर्लफ्रेंड, GFCF देख लिया हमने GDP, NDP को कुछ डेटा उसके हमने देखे। हमने कांस्टेंट और करंट प्राइस को हमने देख लिया, और कुछ बाकी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट वगैरह इत्यादि कुछ छोटे छोटे बड़े सारे टर्म्स थे, और टर्मिनोलॉजी भी हमने इस सेशन में
ध्यान कर ली। चलिए आशा करता हूँ इसी तरीके से आने वाले जितने भी सेशन रहेंगे आपको बहुत लाभ देने वाले हैं, और हम इसमें बड़े पुख्ता हैं कि हमारी मिठाई जोरदार है। क्या अपनी इकोनॉमी सर्वे की मिठाई जोरदार है, तुलना कर लेना आप किसी से। क्लियर? हम केवल वो काम नहीं करते कि जो लिख दिया उसको उल्टी कर दिया, वो ठीक भी नहीं है, वो करा भी नहीं जाता। वो खुद पे शर्म आती है कि भाई तू पढ़ा रहा है या तोते की तरह बोल रहा है, वो खुद पे शर्म आने लग जाती है। एक शिक्षक के लिए विद्यार्थी को इसमें से जो ज्ञान आपको देना चाहिए वो देने का हम प्रयास करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।